Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, Magnet Brains में आपको सभी तरह के सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं और एक से एक धुरंधर टीचर्स हैं। सभी के साथ से आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आ पाएंगे, क्योंकि हम एक साथ अगर पढ़ेंगे सारे सब्जेक्ट्स को तो हम ज़रूर होंगे कामयाब। चलिए इस अच्छी बात से शुरुआत करते हैं रिवीजन ऑफ आवर नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ये चैप्टर नंबर 14 है। इसका जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट वीडियो है, मतलब जो पूरा चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ ही एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस सब कुछ कंप्लीटेड है। ये जो वीडियो है ये बेसिकली जहाँ पर भी आपसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बारे में या इलेक्ट्रिकल करंट या उसके इफेक्ट के बारे में पूछा गया है, चाहे वो कोई सा भी टाइप का आपका एनसीईआरटी हो या सीबीएसई हो, सभी में ये जो कोर्स है ये आपको ज़रूर काम आएगा। तो इस वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स लिए हैं चैप्टर नंबर 14 के। तो आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, potential difference, effects of electric current, solenoid and the electromagnet। तो चलिए भाई, इलेक्ट्रिक करंट ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। आपने घर में सबसे ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का ही यूज़ करते हो, क्योंकि आज का ये जो वर्ल्ड है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई काम नहीं कर सकता। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए हमने बहुत सारे नई नई मशीन्स बना के रखी हुई हैं बहुत सारे काम करने के लिए, और जिसमें से ज़्यादातर मशीन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी हमारे क्या क्या काम करती है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे आप अपन घर के एग्जांपल्स से चलें तो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर हो, चाहे फ़ैन हो, चाहे मिक्सर हो, वॉशिंग मशीन हो, जो कि हमारी ज़रूरतों के कुछ इम्पॉर्टेंट सामान हैं आज की जनरेशन के लिए, तो वो सभी इलेक्ट्रिसिटी से ही रन होते हैं। साथ ही साथ हमारे जो भी इंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं लाइक रेडियो, टेलीविज़न, आपके मोबाइल फ़ोन, इन सभी को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का। अगर आज इस एरा की बात करें तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम बिल्कुल भी अपना जीवन जो है या फिर अपनी जो लाइफ है वो ये सोचेंगे कि अरे यार बिल्कुल कंफर्टेबल हमें नहीं लग रहा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि थोड़ी देर के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपको कैसा लगने लगता है कि अरे लाइट कब आएगी। इन्वर्टर अगर आपके घर में है तो वो भी किससे चार्ज होते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज होते हैं। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कुछ भी आजकल इमेजिन नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट है। अब आप जैसे ही कोई अपैरेटस या फिर ये जो मशीन्स हैं जैसे कि आपका फ़ैन है या जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे ही आप उसे ऑन करते हैं तो कैसे ऑन करते हैं? आप सबसे पहले क्या करोगे, स्विच को दबाओगे, स्विच को प्रेस करोगे। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो आपका जो फैन है वो रोटेट करना चालू कर देता है। तो ऐसी क्या चीज होती है कि जिसकी वजह से ये जो आपका फैन है वो रोटेट करना शुरू कर जाए? तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक करंट आपके फैन तक जाता है और वो उस फैन में रोटेशन देना शुरू कर देता है। तो अब इलेक्ट्रिक करंट से कैसे रोटेशन आ रहा है? तो ये होता है उसका इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण एक इस तरीके का इफेक्ट आता है जिसकी वजह से जो हमारा सीलिंग फैन है वो घूमना चालू हो जाता है। सिर्फ हम फैन की ही बात क्यों करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट से चलती हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन को जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो वो ऑन हो जाती है और घूमना चालू कर देती है। मिक्सर को देखिए, जैसे ही आप उसे ऑन करते हो वो चालू हो जाता है। टेलीविज़न को देखिए, स्विच ऑन करते साथ ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में है क्या करता है ये ऐसा? तो यही आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना था कि क्या इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से इन सारी चीज़ों को रोटेशन दे देता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलिए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या होता है। तो करंट क्या है? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। करंट क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो है। ठीक है, अब ये चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से, उनमें आपस में टकराव की वजह से एक तरीके का चार्ज प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट।
अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में आप थोड़ी हाई क्लास में पढ़ेंगे। बस आप ये जान लीजिए कि जब भी आप बैटरी का यूज़ करते हो या फिर सप्लाई का यूज़ करते हो तो बेसिकली उसमें फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से एक चार्ज प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। अभी आप इतना याद रखें, क्या याद रखेंगे कि द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब इसको कैसे समझोगे? इट इज द सिमिलर टू फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन अ रिवर। जैसे आपको पता है कि हर चीज जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी हुई हो, ठीक है, उसमें एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स के इधर उधर जाने की वजह से जो आपका पानी है वो भी क्या करता है, फ्लो करता है। मतलब पानी बह रहा है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स बह रहे हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट है, उसमें होते हैं चार्ज पार्टिकल्स जो कि फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से हमें करंट मिलता है। या आप ये कह सकते हो जिसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिसके फ्लो की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑफ टू टाइप। अगर इलेक्ट्रिक करंट को आप देखो तो वो दो तरीके के होते हैं। ये लाइन याद रखते चलिएगा, जितने भी यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, कि अगर पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से, ठीक है, ये करंट प्रोड्यूस होता है। इसको और डीप में आप थोड़ी हाई क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे, बट फिलहाल हमें इतना जानना काफ़ी है कि जो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल है उसकी वजह से जो प्रोड्यूस चीज़ होती है, उसकी वजह से जो चार्ज जैसा प्रोड्यूस होता है, वही इलेक्ट्रिक करंट है। जस्ट सिमिलर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे जो कि रिवर के अंदर फ्लो होते हैं, उसी की तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये दो तरीके का होता है, एक तो ऑल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। अब ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट कैसे हो जाता है? क्या अलग अलग टाइप के इसमें चार्ज होते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। इनके फ्लो करने का तरीके के अकॉर्डिंग हम इसको ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है, फ्लो करने का तरीका क्या होता है, अब जरा समझ लेते हैं अपन थोड़ा। अब अगर मैं बोलूं एसी करंट, ठीक है, तो एसी करंट कैसे फ्लो होता है किसी भी डिवाइस में? कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरीके का क्या मतलब होता है? पहले इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह से फ्लो होता जाता है। ठीक है, पहले ऐसा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब किसी भी डिवाइस में आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। तो मतलब कि एक बार ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरी बार अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको शो करने का तरीका कुछ ऐसा होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट आता जाता है ना, तो इसी को अपन क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है यही हमारे घरों में आता है। ये जो एसी है यही हमारे घर में आता है। करंट किस तरह से आता है? ऑल्टरनेट। ठीक है, डीसी क्या होता है? डीसी का मतलब होता है कि जब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, या फिर आप ये कह सकते हो जिसमें वो आपको हमेशा पॉजिटिव करंट मिले, तो आप उसे डीसी करंट कहोगे। ठीक है, डीसी की डायरेक्शन कैसी होती है? एक ही तरफ, सिर्फ एक जैसा आपको डीसी करंट मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। अब ये एसी करंट कहाँ होता है और डीसी करंट कहाँ कहाँ यूज होता है? तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो हमारी बड़ी बड़ी मशीन्स में यूज होता है। आपके घर में आपका जो टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, ये सभी थोड़ी मशीन्स बड़ी हैं, तो इन सभी में हम ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि अपन क्या करते हैं? डायरेक्टली स्विच का यूज़ करते हैं और वो करंट आपके डिवाइसेस में आ जाता है। और डीसी करंट कहाँ यूज़ होता है? जो भी बैटरी ऑपरेटेड चीज़ें होती है, या फिर जहाँ पर अपने को डीसी और एसी दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, वहाँ पर हम ऑल्टरनेटिंग डीसी करंट का यूज़ करते हैं। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में आप लगा होती है बैटरी, तो ये बैटरी क्या होती है? बेसिकली बैटरी जो बेसिकली काम करती है, वहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट लेती है, उसे कन्वर्ट करती है डीसी में, और फिर डीसी की मदद से आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो काम करता है। ठीक है, तो अब ऑटोमेटिकली ना कन्वर्टिंग डिवाइसेस लगी होती हैं। चलिए, तो ये तो थोड़ी वास्ट कहानी है, फिलहाल हम बस इतना समझ लें कि जो करंट है वो दो तरीके का हो सकता है, एक तो ऑल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। दीज आर द टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे ऑल्टरनेटिंग या डायरेक्ट करंट कहते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट हैज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। अब करंट है, दैट मीन्स कि उसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, जैसे सन हमें लाइट एनर्जी देता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। अब आपको मैंने ये बताया हुआ है
कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, दैट मीन्स कि एनर्जी है, तो एनर्जी जो है अगर किसी चीज़ में जा रही है तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, है ना। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर हो जाती है, लेकिन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। अब जैसे कि आपने किसी चीज़ को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो वो उसका यूज़ करके कुछ और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। जैसे कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से कोई चीज़ हीटअप हो जाती है, दैट मीन्स कि वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। अपन जब बल्ब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो आपको लाइट एनर्जी देता है और प्लस हीट एनर्जी देता है, क्योंकि जो बल्ब है वो गर्म भी होते हैं। तो ये जो एनर्जी है वो आपके किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, डिपेंड करता है कि आप इसे कहाँ पर यूज़ कर रहे हो। तो दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी when the current flows through the electric bulb। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप जहां यूज करोगे उस हिसाब से वो आपको दूसरी एनर्जी दे देगी, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने इलेक्ट्रिक बल्ब में जब इसको यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगी, वो इलेक्ट्रिकल करंट जैसे ही इलेक्ट्रिकल बल्ब में जाएगा तो इलेक्ट्रिकल बल्ब को मतलब एनर्जी मिल गई। अब ये बल्ब क्या करेगा, उस एनर्जी का यूज़ किस में करेगा, उस इलेक्ट्रिक करंट को किस में कन्वर्ट कर देगा, तो वो उससे आपको कन्वर्जन मिलेगा लाइट एनर्जी में। लाइट एनर्जी मिलेगी और हीट मिलेगी। आया इतना समझ में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक फ्लो ऑफ चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये दो तरीके का हो सकता है, ऑल्टरनेटिंग और डीसी करंट। ऑल्टरनेटिंग मतलब टू वे डायरेक्शन हो जिसकी, डीसी मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता हो। इसीलिए जब अपन एसी करंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आप कहीं भी देखेंगे तो एसी करंट जब अपन ड्रॉ करते हैं ना तो ये इस तरीके का ड्रॉ करते हैं, ऐसा, ठीक है। ये पॉजिटिव पोलैरिटी के लिए और ये नेगेटिव पोलैरिटी के लिए होता है। उसी तरीके से जब आप देखोगे कि डीसी को कैसे बनाया जाता है, तो डीसी जो है आपको कुछ इस तरह से अगर आप इसको बनाओगे ना तो ये ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ एक्सेस है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में अपन बनाते हैं, और ये आपका करंट है, ठीक है। तो करंट के रिस्पेक्ट में ये क्या, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, करंट आपका दोनों डायरेक्शन में जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हाई क्लास में अपन और अच्छे से समझ जाएंगे, बट फिलहाल हमें इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि क्या करंट सिर्फ एक ही टाइप का होता है, नहीं, दो टाइप के होते हैं, ऑल्टरनेटिंग और डीसी करंट। सो द अरेंजमेंट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बात आती है कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कंडक्टर्स हो और एक सोर्स हो जो कि इलेक्ट्रिक करंट दे रहा हो, और उस पूरे सर्किट में जो आपका करंट जब फ्लो करता है तो हम उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। या आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, लोड एंड कंडक्टर, है ना। अब ये बैटरी, लोड और कंडक्टर क्या है, जरा इस बात को समझिए। मैंने क्या कहा आपसे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है कॉम्बिनेशन, ठीक है। किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है, तो भाई इलेक्ट्रिक करंट जो कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, ठीक है, अगर आप उसको, अगर मैं यहाँ पर देख के बताऊं तो इलेक्ट्रिक सर्किट किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, ठीक है, जिसे हम सोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज कंडक्टिंग वायर, जो कि कॉपर के होते हैं, ठीक है, बैटरी, कंडक्टिंग वायर एंड लोड, ठीक है, सॉरी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर एक्सप्लेन करना है तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, बैटरी, कंडक्टिंग वायर, लोड एंड अ स्विच, ये एक चीज और है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे हर जगह है। आप फैन का एग्जांपल लीजिए, यहाँ लगा हुआ है आपका सीलिंग फैन, ठीक है, मान लीजिए ये फैन है, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से मैं ड्रॉ कर देती हूँ, फैन जैसा, लाइक ये आपका फैन, ठीक है। तो अब फैन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होता है, तो यहाँ से इसमें जाते हैं वायर्स जो जुड़ा होता है एक स्विच से, ठीक है, ओके। ये स्विच आपका कनेक्टेड होता है ना, और एक आपके एक
मतलब सप्लाई से, ठीक है, जो कि आपके घर में होती है बाहर से, ठीक है। और इस तरह से ये कंप्लीट सर्किट बन जाता है। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? ये आपका लोड है जो कि फ़ैन का काम करेगा। फ़ैन कनेक्टेड है आपके स्विच से, स्विच कनेक्टेड है आपके सप्लाई से। इसको मैं थोड़ा और यहाँ बनाती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया स्विच और यहाँ लगा हुआ है आपका सप्लाई। सप्लाई मतलब जहाँ से मेनली आपको घर में पावर मिलती है, घर के अंदर पावर आती है, ठीक। तो ये है आपका स्विच, ठीक। अब मैंने क्या क्या कहा कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें बैटरी हो, ठीक है। तो अब बैटरी या सोर्स ऑफ एनर्जी हो। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है? तो वेल आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है सप्लाई से, ठीक है। तो ये आपका सोर्स हो गया, ठीक है। कंडक्टिंग वायर, तो कंडक्टिंग वायर क्या होते हैं? तो वो वायर्स जो कि आपके फैन को स्विच से जोड़ रहे हैं, वो सभी क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके कंडक्टिंग वायर, ठीक है। और जो कि जनरली किसके बने हुए होते हैं? कॉपर के। अब कॉपर के क्यों बने होते हैं तो इसके बारे में अभी अपन एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। फिर है लोड। लोड क्या होता है? किसी भी चीज का लोड का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो कि उस एनर्जी का यूज कर रहा है, जैसे कि बल्ब, फैन या जो भी चीज है। तो यहाँ पे लोड कौन है? लोड है यहाँ पर आपका फैन, ठीक है। और स्विच का काम क्या है? तो स्विच का काम है कि जब हमें ज़रूरत हो तब उसे चालू कर दे करंट को, जब हमें ज़रूरत नहीं है तो उसे बंद कर दे। तो बेसिकली स्विच क्या करता है? इस इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज या ओपन करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उन सभी में लगा हुआ होता है, ठीक है। तो electric circuit, the arrangement where an electric current flows in a conductor when it is connected to the source of electric current is known as the electric circuit. अब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ये अलग अलग तरीके के बन जाते हैं। कैसे? क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट। तो ये जो सर्किट है ये आप इतने तरीके के सर्किट्स को पढ़ते हो, है ना। इतने तरीके के सर्किट्स के आप नाम सुनोगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट कभी क्लोज हो गया, कभी ओपन हो गया, कभी शॉर्ट हो गया, कभी सीरीज में है या पैरेलल में है। तो अब ये क्लोज, ओपन, शॉर्ट क्या होता है और सीरीज पैरेलल क्या होता है इस चीज को समझ लेते हैं। तो क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है? इस तरीके का सर्किट, मतलब कि जो बंद है, ठीक है। मतलब जब स्विच आपका इस तरह से आपके सर्किट को क्लोज कर रहा है, आपके सर्किट को इस तरह से कंप्लीट कर रहा है, एक लूप बना रहा है। लूप समझते हो ना आप लोग? लूप क्या होता है? क्लोज लूप क्या होगा? ये, ठीक है। मतलब चारों तरफ से बंद और उसमें कोई चीज घूम रही हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बैटरी लगी हुई है, यहाँ वायर्स हैं, ये बल्ब से कनेक्टेड है, ये बल्ब जो है वो अगेन बैटरी से कनेक्टेड, और इस तरह से जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। एक और जरूरी पॉइंट जो कि आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में याद रखना है, ठीक है, कि करंट हमेशा जो डायरेक्शन है इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। अब इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपन और समझाऊंगी कि कई स्टूडेंट्स का पूछना था कमेंट्स में कि नेगेटिव से पॉजिटिव भी करंट फ्लो होता है। तो जी हाँ, होता है। हम एक कन्वेंशनल डायरेक्शन ये मानते हैं कि जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी नेगेटिव से पॉजिटिव भी जाता है। लेकिन किसी किसी डिवाइस में आपको जैसे कनेक्ट करना हो आप उस हिसाब से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन किसी किसी डिवाइस में अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट बह रहा है, दैट मीन्स कि वो रिवर्स डायरेक्शन में करंट बह रहा है। और रिवर्स करंट हमारे अप्लायंसेस के लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि वो उस हिसाब से डिजाइन होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमें एक डायरेक्शन माननी पड़ती है ताकि हम क्या कर सके, हम बाकी सारी चीजों का अच्छी तरीके से स्टडी कर सके, ठीक है। तो डायरेक्शन इसलिए हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसलिए होती है क्योंकि हायर कंसेंट्रेशन ऑफ चार्ज से लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ चार्ज की तरफ एनर्जी हमेशा फ्लो होती है। याद रखिए हीट के बारे में। हीट में क्या बताया था मैंने कि हीट हमेशा ज्यादा टेम्परेचर की बॉडी से कम टेम्परेचर की बॉडी में ट्रांसफर होती है, मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। कोई भी जो चीज है वो ज्यादा से कम की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट भी कहां से कहां फ्लो होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जहां ज्यादा चार्ज है, ठीक है, से नेगेटिव की तरफ, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है माइनस से पॉजिटिव की तरफ। इसके अलावा भी कई कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अभी हमारे इतने समझने के लिए नहीं है, हम उसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे। जो हमारे अभी काम का अभी अपन से वही रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आप याद रखिए कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ।
चलिए, तो वापस अपन अपने सर्किट्स में आ जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई सर्किट्स जो है वो क्लोज भी हो सकता है, तो उसको अपन क्लोज सर्किट कहते हैं। अगर इस तरीके का सर्किट है तो वो क्लोज सर्किट है। अगर मान लीजिए कि बीच में से कनेक्शन टूट गया या स्विच ने ओपन सर्किट कर दिया, स्विच ओपन सर्किट कर दिया मतलब कि स्विच आपका कंप्लीट नहीं है, इस तरह से अगर ओपन है तो आप इसको क्या कहोगे, ओपन सर्किट। ठीक है, फिर आता है सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। तो जब आपकी चीजें, आपके जो लोड्स हैं वो आपस में ऐसे कनेक्टेड हो तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये सभी सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, जो लोड है, अगर बहुत सारे लोड हैं और सभी आपस में अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इस तरीके के सर्किट को सीरीज कनेक्शन कहते हैं। अब कोई चीज सीरीज में कैसे कनेक्टेड है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि मान लीजिए कि ये दो बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं, तो सब एक दूसरे का एक एक हाथ पकड़ के खड़े हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बल्ब को भी आपने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है कि इन सभी के ये जो दोनों पॉइंट्स हैं उसमें से एक एक पॉइंट से ये जुड़े जुड़े हैं, तो ये हो जाएंगे सीरीज कनेक्टेड। ठीक है, ये क्या कनेक्शन हो जाएगा, ये कनेक्शन होता है सीरीज कनेक्शन। और इस तरीके के सर्किट में, इस तरीके के सर्किट को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के सर्किट को हम कहते हैं सीरीज सर्किट। इसी तरीके से दूसरा होता है पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट मतलब कि जब लोड कुछ इस तरह से कनेक्टेड है अगर आपके सर्किट में, अब ऐसा कनेक्शन का मतलब क्या है कि ये आपस में कुछ इस तरह से खड़े हैं कि ये दो अगर बच्चे खड़े हुए हैं या तीन बच्चे खड़े हुए हैं तो इनका एक लेफ्ट हैंड आपस में और राइट हैंड आपस में कनेक्टेड है। मतलब जब इन लोड का दोनों पॉइंट, ठीक है, आपस में कनेक्टेड हो। ठीक है, देखिए ये दोनों ऊपर के पॉइंट यहां से कनेक्टेड है और नीचे के पॉइंट यहां से कनेक्टेड है। ठीक है, इसका मतलब कि कुछ इस तरह से है ना, तो ये सर्किट क्या कहलाएगा, ये सर्किट जब इसमें लोड आपके पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, कुछ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, तो ये सभी पैरेलल सर्किट कहलाते हैं। ठीक है, वेल अभी आपके सिलेबस में इतना नहीं है कि क्लोज सर्किट क्या है, ओपन सर्किट क्या, ये इतना तो है, पर सीरीज पैरेलल नहीं है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट्स क्या होते हैं। इसके अलावा होता है शॉर्ट सर्किट। अब आपने कई बार सुना होगा कि घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि अगर इस तरह से अपन बीच में से एक वायर लगा दें सर्किट में, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन, क्योंकि करंट वहीं फैलेगा जहां लोड है वहां तक आपका नहीं आएगा। ठीक है, या बीच में से करंट का शॉर्टेज हो जाएगा, यहां से करंट शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सर्किट क्या कहलाएगा, अगर इस तरह से सर्किट है जिसमें बीच में लोड नहीं है लेकिन एक वायर आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी, ये कंडीशन कहलाती है आपकी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन। ठीक है, इसी की वजह से कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आपके घर में लाइट नहीं आती। क्लियर, तो वेल ये तो हो गया आपका अरेंजमेंट ऑफ सर्किट्स के। जो सर्किट्स हैं हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रिक सर्किट ही हैं, कोई भी अप्लायंस अगर कनेक्टेड है तो वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीजें होती हैं, तो चलिए अब अपन एक एक चीज को और डिटेल में समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, आप लिख सकते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच, सोर्स, लोड एंड कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, विच प्रोवाइड्स एनर्जी, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और जहां पर एनर्जी का कंजर्वेशन का कन्वर्जन होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में, या फिर जो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें चाहिए है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। रोटेशनल मूवमेंट दे देती है, रोटेशनल एनर्जी हमें मिल जाती है, जिससे कोई चीज़ रोटेट होना शुरू हो जाए, जैसे आपका मिक्सर, उसमें रोटेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के कन्वर्जन की वजह से। समझ में आया, चलिए, तो यहां तक अपन ने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ लिए और इसके टाइप पढ़ लिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे अपन। अब इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 4 बेसिक पार्ट्स। अब पार्ट्स, या फिर आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो बेसिक 4 कंपोनेंट होते हैं, वेल बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं अलग अलग अगर अपन पढ़ना चाहें, लेकिन उनको ब्रॉडली अपन ये 4 कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि पहले तो मैं ये माइनस साइन लगा दूं। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देखिए 4 जो मेन है वो है आपका बैटरी। ठीक है, बैटरी के अलावा कंडक्टर, कंडक्टर मतलब वायर, इलेक्ट्रिकल लोड, जैसे कि आपका जो भी लोड मतलब जो भी एनर्जी का यूज कर रहा है वो लोड कहलाएगा। ठीक है, एंड एटलीस्ट 1 कंट्रोलर। ठीक है, स्विच क्या कहलाएगा, कंट्रोलर कहलाएगा। तो चलिए, क्यों इनको अपन सोर्स कह रहे हैं, क्यों इसे कंडक्टर कह रहे हैं और क्यों इसे लोड कह रहे हैं या कंट्रोलर कह रहे हैं, चलिए इसको पॉइंट वाइज पॉइंट याद करते या देखते चलते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स जो होते हैं बेसिक क्या होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है आपका, बैटरी, जिसको अपन सोर्स भी कहते हैं। तो सोर्स क्या होता है, जैसे वाटर सोर्स, तो वाटर सोर्स का मतलब जहां से आपको पानी मिल रहा हो। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक सोर्स का मतलब क्या होगा, जहां से आपको करंट मिल रहा होगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल रही होगी।
ठीक है। अब आप उसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई बोल लो, इलेक्ट्रिसिटी बोल दो या करंट बोल दो, सब कुछ एक ही है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक बैटरी या सेल या सोर्स जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, उसे हम इलेक्ट्रिकल सेल कहते हैं। सो इलेक्ट्रिकल सेल्स बेसिकली क्या करती है? अब अपन देखिए कि जो करंट है हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। पहले चीज तो अपन ये देख लें। तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? सोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब ये सोर्स क्या होता है जिससे आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिले? ठीक है, तो ये जो सोर्स है बेसिकली, ठीक है, मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो बेसिकली ये जो सोर्स है ना, ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका डीसी सोर्स और एक होता है आपका एसी सोर्स। ठीक है, डीसी सोर्स जो कि आपको बैटरी या सेल से मिल जाएगा, ठीक है, और एसी आपको सप्लाई से। सप्लाई मतलब जो आपके घर में सप्लाई आती है बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन से। अब हर क्वेश्चन के पीछे एक और नया चीज निकल जाती है कि भाई अब ट्रांसमिशन लाइन क्या है मैम? तो वेल आपके घर के पास ट्रांसफॉर्मर्स लगे होंगे, आपने देखा होगा, उससे जो लाइंस आती हैं वो हमारे घर तक आती है। तो बस ये जो लाइन ट्रांसमिशन लाइन है ना, वो दूर से जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है वहां से ये जो सारी सप्लाई है वो ट्रांसफॉर्मर में हमारे घर के लायक कन्वर्ट होती है। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? अब जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बल्क में जनरेट होगी। हमारे घर में अप्लायंसेस थोड़े छोटे छोटे हैं, इतनी सारी एनर्जी आ जाएगी तो वो तो जल जाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मर उसे थोड़ा सा कम करता है, स्टेप डाउन करता है, ठीक है, और फिर वो हमारे घर तक पहुंचाता है। ठीक है, तो अब ये जो ट्रांसमिशन लाइन से आने वाली जो सप्लाई है वो एसी जनरली होती है, डीसी भी हो सकती है, लेकिन डीसी को एक लाना थोड़ा कॉस्टली होता है। अब ये क्यों होता है? ये थोड़ा हाई क्लास का है, बट अब हम इसे समझ जाते हैं कि हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो एसी सप्लाई आती है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ तो देखिए, जैसे अपने को फैन को ऑन करना है तो अपन उसको स्विच में लगा देंगे डायरेक्टली, तो अपने को एसी सप्लाई मिलेगी और आपका जो फैन है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है दूसरे टाइप के सोर्स की, जो कि आपके सेल। अब आप सेल का भी यूज करते हो बहुत सारी चीजों में, जिससे आपको क्या मिलता है? जिससे आपको करंट मिल जाता है। तो जो सोर्स है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो डीसी और एसी। डीसी आपको जनरली सेल या फिर बैटरी से मिल जाएगी, है ना, हमारे घर में बैटरीज भी लगी होती हैं। ओके, और ये जो आपका सप्लाई है उससे आपको एसी मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो सेल की बात करेंगे, जिस सोर्स की बात करेंगे, वो डीसी सोर्स है या बैटरी है, क्योंकि हम हमारे जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें हम सेल या बैटरी का यूज करते हैं। अब बैटरी किससे बनी हुई होती है? तो बैटरी के अंदर एक्चुअली में भरा होता है केमिकल। ठीक है, केमिकल के बाद मतलब इसके अंदर केमिकल होता है और दो साइड पे मेटल लगा होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, यहाँ से फिर अपन जैसे ही इसमें कुछ कनेक्शन करते हैं तो ये जो केमिकल एनर्जी अंदर भरी हुई है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर हमें करंट मिल जाता है। तो बेसिकली आपका जो सेल है वो क्या है? तो अगर अपन सेल के बारे में बात करें तो अ इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल एक ऐसा चीज है जिसके अंदर केमिकल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो एक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे। ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिकल। देखिए इसके अंदर भरा होता है, एक कार्बन की रॉड है, ऊपर की तरफ आप मेटल का कैप देख रहे हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और एक मेटल का बेस है जो कि नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये किस तरह से बनता है, ये कैसे काम करता है, ये थोड़ा सा अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अपन इतना जान जाते हैं कि सेल के अंदर भरा होता है केमिकल जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देता है। ठीक, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सेल में क्या होते हैं? दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक टर्मिनल होता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, सो इट हैज टू टर्मिनल व्हिच आर मेड अप ऑफ मेटल, वन टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड व्हाइल द अनदर वन इज नेगेटिव। एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल होगा। When the two terminals are connected to an electrical device, electrical current flows through it. अब इसमें क्योंकि ये दोनों टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जैसे ही आप इसको किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में कनेक्ट करते हो कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू, तो क्या होने लग जाता है? उस डिवाइस से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो करंट है या ये जो आपका सेल है या जो बैटरी है, ये क्या करता है? आपको इलेक्ट्रिकल करंट देता है कन्वर्ट करके, और आपका जो सप्लाई है उससे आपको डायरेक्टली करंट मिल जाता है ना। तो आपके जो सोर्स है, सबसे पहला कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में हम पढ़ रहे थे कि इसमें सोर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो सोर्स कुछ भी हो सकता है, बैटरी, सेल या फिर आपका सप्लाई। अब ये जो सेल या बैटरी है ना, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, है ना, अभी पहले मैंने डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि फैन बना हुआ है, फिर अपन ने स्विच लगाया।
तो ये इसको ऐसे, अब हर सबकी डिज़ाइन या सबकी जो वो होती है ड्राइंग, वो अच्छी तो नहीं होती, जैसे मेरी अच्छी नहीं है यहाँ पे फ़ैन बनाने के लिए। तो फिर क्या किया जाता है, तो फिर भाई हमने सभी चीज़ों के सिंबल बनाए हुए हैं कि अगर हमें किसी भी चीज़ की स्टडी करना हो तो हम उसको सिंबल बना करके पढ़ लें, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसका। जैसे कि आपका ये जो सेल होती है, ठीक है, सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, सोर्स की बात कर रहे हैं, है ना, सोर्स की बात करें, मतलब जिससे आपको क्या मिले, विच गिव सप्लाई या विच गिव करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और स्पेसिफिकली लिख देती हूं, जो कि आपको इलेक्ट्रिकल करंट दे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट दे, इलेक्ट्रिकल करंट दे। सो सोर्स जो है वो दो तरीके के मैंने आपको बता दिया बेटा, एक तो आपको बोल दिया मैंने कि सेल होता है या बैटरी। अब ये अलग अलग क्यों लिख रही हूं मैं, ये भी बताऊंगी मैं अभी, ठीक है। या तो आपको किससे मिल जाएगा, आपको सप्लाई से मिल जाएगा। जनरली जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपको डीसी करंट देती हैं, और जो सप्लाई है वो आपको एसी करंट देती है, ठीक है। तो अब अगर मुझे कहीं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, उसको पढ़ना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, बैटरी बनानी पड़ेगी। तो बैटरी कैसे बनाऊंगी, क्या मैं ऐसे बनाऊंगी, ये अब कोई अच्छी बना ले रहा है, कोई बेकार बना ले रहा है, तो इसके लिए एक सिंपल सा हमने सिंबल बना लिया, ठीक है। तो सिंबल, ठीक है। तो जो सेल है सबसे पहले तो उसका अगर मैं सिंबल बताऊं, तो सेल का सिंबल होता है कुछ इस तरह से, ये और एक ये, ठीक है। अब ये क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया कि सेल में दो टर्मिनल होते हैं, है ना, ये आपकी जो सेल होती है उसमें इस तरह से दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो बड़ा वाला आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये जो थोड़ी सी लेंथ जिसकी बड़ी है, ये है आपकी पॉजिटिव लाइन, है ना, और जो छोटी वाली होती है ये होती है नेगेटिव लाइन, ठीक है। इन्हीं को सेल के दो टर्मिनल कहा जाता है, ए और बी, या फिर इसको अपन पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल भी कहते हैं, ठीक है। अब सेल तो छोटी सी होती है, बैटरी क्या है और सेल क्या है, तो पहले देखिए, सेल मतलब एक छोटा पार्ट जिसमें हम करंट को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बैटरी एक ऐसी चीज है जिसमें आप करंट को कंट्रोल भी कर सकते हो, वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो बैटरी जिससे डीसी ही मिले, है ना, तो अगर मुझे बैटरी का सिंबल बनाना है तो बैटरी को मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक या दो से ज्यादा सेल का कॉम्बिनेशन होती है बैटरी। तो अगर बैटरी का सिंबल बनाना है आपको या ऐसी बड़ी सेल का सिंबल बनाना है, तो हम सेल में और बैटरी में कुछ इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, बैटरी, ठीक है। तो आपको इस तरह से भी सिंबल दिख जाएगा, है ना। तो ये आपने बैटरी लगा दी यहाँ पे, जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल है। अब देखिए दो सेल्स का कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, ये एक सेल, ये दूसरी सेल, इस तरह से आप इसमें और सेल्स भी लगा करके इसके कॉम्बिनेशन को बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो अपन ने बता दिया भाई कि अपन को सेल और बैटरी का साइन अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में बनाना है तो उस सेल की जगह पर मैं ये सिंबल लगा दूंगी, है ना। अब अगर मुझे एसी का बनाना है तो एसी के लिए क्या किया जाता है, तो ये तो डीसी वाले थे कि जिसका सेल का आपने बना दिया। अब एसी के लिए अपन क्या करते हैं, तो एसी के लिए हम करते हैं भाई इस तरीके का साइन यूज। कैसा साइन यूज करते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है, जिसमें ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला आपकी जो वो है वो नेगेटिव बताती है ना। ये पॉजिटिव पोलैरिटी को शो करती है और ये नेगेटिव पोलैरिटी को, ठीक है। जो दो टर्मिनल्स हैं वो आप इस तरह से शो कर सकते हो। आया बात समझ में, ठीक है। तो ये कई तरीके के सिंबल्स और यूज होते हैं, लेकिन फिलहाल जो बेसिक सिंबल्स हैं वो यही होते हैं, है ना। और अभी आप जो सिंबल्स पढ़ोगे वो इस तरीके के सिंबल्स पढ़ोगे जिसमें डीसी सप्लाई आ रही हो, मतलब सेल या बैटरी का यूज हो रहा हो। ओके, आया समझ में। तो सेल का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। बैटरी, जो इलेक्ट्रिक बैटरी होती है, उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन हो सकता है दो या दो से ज्यादा सेल्स का, इसलिए देखिए वहां बीच में डॉट लगा है। डॉट का मतलब ये है कि कितनी भी सेल्स उसमें जुड़ सकती हैं, ठीक है। सो फॉर मोस्ट एप्लीकेशन वी नीड मोर देन वन सेल, सो वी कनेक्ट टू और मोर सेल्स टुगेदर,
ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी किसी ऐसी एप्लीकेशंस है जिसमें एक सेल से काम नहीं बन रहा हो, हमें 2 से ज़्यादा सेल्स का यूज़ करना पड़ता हो, ठीक है। सो द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेकेंड सेल एंड सो ऑन, एंड सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज नोन एज बैटरी, ठीक है। और इस तरीके की कॉम्बिनेशन को अपन क्या कहते हैं, इस तरीके की कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं, जब जिसमें सेल्स का कॉम्बिनेशन हो। तो बैटरी बेसिकली इसी तरीके से डिजाइन होती है कि कुछ ऐसा अपन उसको बनाए कि वो सेल के कॉम्बिनेशन से बने, ठीक है, या सेल का कॉम्बिनेशन टाइप लगे। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक बैटरी। ओके, चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट था, है ना, अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट यहां पर ड्रॉ करूं आपका, है ना, तो उसमें सबसे पहले अपन ने सेल लगा दिया यहाँ पे। मैं सिंपल सेल लेके बना के दिखा रही हूँ आपको। तो एक पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया क्योंकि हम इसको पढ़ चुके थे, ठीक है। इसको भी मैं हटा देती हूँ, बस इतना बनाती हूँ, ठीक है। अब अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट अधूरा है, अभी और चीज़ें इसमें लगनी है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बैटरी और सेल के बारे में, सोर्स के बारे में हम समझ गए। वो सारी चीज़ें जो कि हमें सप्लाई देती हैं, इलेक्ट्रिकल करंट देती हैं, हम उसे सोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सेल से हमें जनरली डीसी करंट मिलता है, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल सेल, बैटरी या फिर सप्लाई से हमें ये इलेक्ट्रिकल करंट मिलता है। और उसका सिंबल कैसा होता है ये हम बता देंगे। अब इसके बाद इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का नेक्स्ट कौन सा कंपोनेंट होता है। तो वे आगे चलेंगे तो फिर होता है स्विच। अब स्विच क्या है, अब आपके घर में स्विच लगा होता है फैन का, तो जब आपको गर्मी लग रही होती है तो आप स्विच ऑन कर देते हो। जब क्या होता है, हमें ठंड लग रही होती है तो हम बंद कर देते हैं। तो मतलब कंट्रोल करने का काम जो होता है इलेक्ट्रिकल करंट को, वो कौन करता है, वो स्विच करता है। अब ये जो स्विच है ना, ये आपके घर में लगने वाले स्विच के अलावा भी कई तरीके के स्विच होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली भी आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट को चालू या बंद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने एमसीबी का नाम सुना होगा, है ना, आपके घर में लगी होती है एमसीबी। तो वो बेसिकली क्या करता है, वो एक तरीके का स्विच ही है, ठीक है, जो हमारे मेन सप्लाई को हमारे घर तक आने में ट्रिप कर देगा या बंद कर देगा। आई बात समझ में। सो अ स्विच इज यूज्ड टू मेक और ब्रेक द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो बेसिकली सर्किट को जोड़ने का काम और तोड़ने का काम यही स्विच करता है। अब ये कैसे जोड़ता है और तोड़ता है तो आगे बताती हूँ। सो दिस इज अ 2 टर्मिनल डिवाइस कैपेबल ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग अ सिंगल सर्किट ओनली, है ना। अब ये क्या करता है, किसी एक सर्किट को तोड़ने या जोड़ने का काम करेगा। इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, एक ऑन करता है और एक ऑफ करता है। यू यूज अ स्विच ऑल्सो कॉल्ड अ की टू पुट और ऑन और ऑफ अ लाइट और फैन। हम जो स्विच यूज करते हैं हम उसको की भी कहते हैं, है ना, जिसको क्या कह सकते हैं, की भी कहते हैं। स्विच को क्या कहते हैं, की। टू पुट ऑन और ऑफ लाइट और फैन, तो हम उससे की मदद से, जिसकी मदद से लाइट या फैन को ऑन या ऑफ कर सके, ठीक है। सो व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजीशन, तो जब आपका स्विच जो है वो ऑन की पोजीशन पे होता है, करंट फ्लो इन द सर्किट। तो जब आपका स्विच ऑन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप स्विच ऑन करते हो, जैसे अपन अपने घर के स्विच के को देखते हुए समझे, तो जैसे आप स्विच ऑन करते हो करंट फ्लो करता है डिवाइस से, डिवाइस मतलब फैन से, और फैन रोटेट होना शुरू हो जाता है, मतलब उसमें सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। और इस तरीके के सर्किट को हम क्या कहते हैं, क्लोज सर्किट कहते हैं। अब क्लोज सर्किट क्यों कहते हैं, जरा इस बात को समझाऊंगी मैं अभी, लेकिन चले जा अभी समझा देते हैं। चलिए, तो वह ये तो आपने सोर्स के बारे में पढ़ लिया। अब अपन आ जाते हैं अपने स्विच के बारे में समझने के लिए। तो देखिए स्विच क्या है, तो मैंने आपको बताया कि भाई 2 टर्मिनल होते हैं स्विच में। अब ये स्विच जो है ये भी कई तरीके के हो सकते हैं, है ना, लेकिन हम नॉर्मल हमारे घर के स्विच के बारे में समझते हैं। तो स्विच को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा होता है, तो कुछ इस तरह से होता है ना। ये इसके 2 टर्मिनल और ये बीच में इसमें लगा होता है एक तरीके का रॉड जैसा समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ये होता है स्विच का सिंबल। अगर स्विच ऐसी कंडीशन में है और अगर मैंने इसको हमारे सर्किट में लगा दिया, है ना, और यहाँ पे लगा दिया मैंने बल्ब, तो क्या यहाँ से आने वाला करंट अगर यहाँ से निकला, जैसे आपने इसमें वायर लगा दिए तो करंट फ्लो होना शुरू कर दिया। अब आगे गया करंट, तो भाई आगे तो खाई थी, रास्ता ही नहीं था, तो क्या करंट आगे बहेगा, नहीं बहेगा। तो मतलब कि जब सर्किट आपका स्विच ऑन, जो सर्किट जो है जब आपका स्विच ओपन रहता है
ठीक है, तो आपका सर्किट क्या कहलाता है? ओपन सर्किट। क्या कहलाता है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्यों? क्योंकि आपको स्विच यहाँ से ओपन दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो स्विच है जब इस कंडीशन में हो कि आपका ये ऐसा हो, ठीक है, तो क्या होगा? आप देखिए, अब आपने सप्लाई ऑन कर दी या फिर बैटरी लगा दी, तो ये करंट क्या हुआ? तुरंत से इसमें से फैलने लग गया, यहाँ से गया और ये आपका बल्ब ग्लो कर गया। दैट मीन्स कि जो स्विच है उसका काम क्या है? सर्किट में बहने वाले करंट को कंट्रोल करने का। तो जैसे ही आपका स्विच ओपन रहता है तो आपका जो सर्किट है वो ओपन सर्किट कहलाएगा और इस कंडीशन में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है, नो करंट फ्लो, है ना। अब देख तो चुके हैं अपन कि क्यों नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि जैसे ही अपन यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो भाई ये तो ओपन है। जब हमारा सर्किट जो स्विच है वो क्लोज रहता है, यहाँ पे ओपन है ये, ठीक है, जब अपना स्विच क्लोज्ड है तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में देखिए कि यहां से करंट आपका फ्लो कर रहा है और आपका सर्किट कैसा सर्किट कहलाएगा? ये क्लोज्ड सर्किट कहलाएगा, ठीक है। तो आप ये सुन के मत सोचिएगा कि क्लोज सर्किट मतलब कि बंद है वो सर्किट। क्लोज्ड मतलब कि इसमें ये जो स्विच है वो क्लोज्ड है ताकि अपने करंट को पाथ मिल रहा है और आपका जो बल्ब है या फिर जो भी डिवाइस है वो काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि व्हेन इट इज इन द ऑफ पोजीशन। ऑफ पोजीशन का क्या मतलब होता है? इस बात को समझ लीजिए। स्विच का ऑफ होना मतलब ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ऑफ कंडीशन। स्विच कैसी कंडीशन में है? ऑफ कंडीशन में है। यहाँ पे स्विच कैसी कंडीशन में? ऑन कंडीशन में है, क्योंकि हमारे पास जो स्विच होता है वो कैसा होता है? उसमें ऑफ और ऑन दो चीजें होती हैं। तो जब आप ऑन करते हो तो आपका स्विच ऑन हो जाता है और जब आप ऑफ करते हो तो वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि जब स्विच ऑन की कंडीशन में हो, ठीक है, स्विच कैसा हो? ऑन कंडीशन में हो, तो सर्किट हमारा क्लोज सर्किट कहलाता है। तो क्यों कहलाता है? इस डायग्राम को देख करके आप समझ जाओगे, ठीक है। तो जब आपका स्विच ऑन की कंडीशन में होता है तो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो एक क्लोज सर्किट की तरह काम करता है और इसमें करंट फ्लो करेगा। और दूसरी चीज, द स्विच इज इन, जब आपका ऑफ की कंडीशन में है तो करंट उसमें नहीं फ्लो करेगा और वो ओपन सर्किट की तरह कहलाएगा। तो ये दोनों याद रखिएगा कि जो स्विच है वो ऑन और ऑफ करके सर्किट को ओपन या क्लोज करता है। कैसे करता है? इस डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो स्विच के ऑन होने से और ऑफ होने से हमारा जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट होता है या कंप्लीट होता है और उसकी वजह से करंट बहता है। स्विच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इट इज प्रेजेंट इन ऑल सर्किट। अब हर सर्किट में आप जहां पर भी इलेक्ट्रिकल करंट यूज कर रहे हो वहां पे स्विच का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है ये मैं अभी आगे बताती हूँ। फिगर शोज द इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ अ फिगर विद अ स्विच। अब देखिए, स्विच को अपन, ये ओपन कंडीशन में स्विच है, ये क्लोज कंडीशन में स्विच है। तो मतलब ये सर्किट को, मतलब आप ये कर सकते हो कि ये ऑफ कंडीशन है स्विच की और ये स्विच की ऑन कंडीशन है, ठीक है। अब एक और तरीका होता है स्विच को रिप्रेजेंट करने का, तो ये है ना। तो जब इसमें कोई डॉट ना लगा हो तो ये ओपन है, दैट मीन्स कि ये कैसा है? ऑफ, ये आपके सर्किट को ऑफ कर देगा, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है? ऑफ कंडीशन है। और ये कौन सी कंडीशन है? ये ऑन कंडीशन पे। डॉट का मतलब कि आपने उसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया है। तो ये की कहलाता है, ये वाला जो साइन होता है। इसको भी आप याद रखिएगा कि स्विच को फिर रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, या तो अपन उसको की के तरह से या फिर इस स्विच की तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इस पॉइंट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि भाई ये जो आपका स्विच है उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके। तो आई होप आपने ये देख लिया होगा। अगर मैं इसके सिंबल्स बनाऊं तो वो कुछ इस तरह, ऑफ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर हम इसका सिंबल बनाएं तो वो कुछ इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। कैसा? एक तो ये वाला साइन, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन की कंडीशन को। स्विच कैसा है आपका? ऑन, ठीक है। स्विच ऑन रहेगा और सर्किट कैसा रहेगा? सर्किट क्लोज रहेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। ये रहा आपका स्विच, ठीक है, जो कि ऑफ है। यहाँ से आपका बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे ये बल्ब है, तो ये क्या कर जाएगा? ग्लो कर जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर अपन यहाँ से क्लोज, यहाँ पे आपका स्विच अगर ऑन कंडीशन में है दैट मीन्स कि ऐसा है और करंट फ्लो कर रहा है। या दूसरा तरीका क्या होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं?
इसको की से रिप्रेजेंट करें, जैसे कि ये वाले सिंबल से, है ना, ये सिंबल दैट मीन्स कि वो कैसा है, ऑन है, ये सिंबल दैट मीन्स कि वो ऑफ है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको स्विच को ऑन की कंडीशन में समझना है, ठीक है, कौन सी कंडीशन में समझना है, स्विच को ऑन कंडीशन में, तो जब आपका स्विच ऑन है दैट मीन्स कि आप कैसा लगाओगे इसको कुछ इस तरह से आप यूज़ करोगे, ये यहाँ पे लगी हुई है, ये इस तरह से, यहाँ पे आपका सोर्स, और ये हो गया आपका लोड दैट मीन्स की बल्ब, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि आपका स्विच कैसा हो, क्लोज की कंडीशन में हो, तो क्लोज की कंडीशन में स्विच कैसा रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा, मतलब कि जो आपका ये क्लोज है वो दिखाएगा नहीं, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप इसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जो आपका सप्लाई है वो ऑन नहीं रहेगी, ठीक है, नो करंट विल फ्लो, ठीक है, और इसलिए आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर अपन ऑफ की कंडीशन देखें तो ऑफ की कंडीशन कैसी होगी, ठीक है, ऑन या ऑफ, ठीक है, यहाँ पर भी मैं ऑन और ऑफ लिख देती हूँ, ये ऑन है और ये ऑफ है, ठीक है। तो ऑफ की कंडीशन में यहाँ पे तो करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऑफ की कंडीशन में क्या होगा, ऑफ की कंडीशन में यहाँ पे कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। और अगर आप की के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, कुछ ऐसे, जैसा मैंने यहाँ सिंबल बनाया है, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गए सिंबल्स जो कि हम स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। तो ये तो हो गए आपके किसके सिंबल्स, ये सभी हो गए हैं हमारे सेल के, बैटरी के सिंबल्स, ओके, ऑन कंडीशन, सॉरी, स्विच के सिंबल्स जो कि हम ऑन कंडीशन में और ऑफ कंडीशन में पढ़े हैं, राइट। चलिए, तो ये तो हो गया स्विच जो कि किसी सर्किट को ओपन सर्किट या फिर क्लोज सर्किट बनाता है। मतलब कि अगर स्विच आपका ऑन है तो आपका सर्किट क्या कहलाएगा, आपका सर्किट कहलाएगा क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। और अगर सर्किट आपका जो स्विच है वो ऑफ है दैट मीन्स कि आपका सर्किट क्या कहलाएगा, आपका सर्किट कहलाएगा ओपन सर्किट, ठीक है। और ये दोनों डायग्राम अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि ये दो तरीके हैं स्विच को बनाने के, या आप इस तरह से भी बना सकते हैं या इस तरह से भी, ये आपके की को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर के स्विच को, क्लियर। चलिए, तो यहाँ से तो अपन स्विच के कॉन्सेप्ट को समझ गए, है ना। अब दूसरा जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होती है, बल्ब होती है। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाऊं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ज़रूरी चीज़ें क्या क्या सीख ली अपन ने, हमने बैटरी सीख ली और यहाँ पर लगा दिया मैंने स्विच, ठीक है। अभी भी अधूरा है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट क्योंकि इसमें लोड लगना बाकी है। तो अब दूसरा होता है लोड, जैसे अप्लायंसेस सच एज बल्ब, ठीक है। तो बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बल्ब को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो सिंबल है वो ऐसा है, ये रिप्रेजेंट करता है उसके फिलामेंट को, ये अंदर की जो चीज़ है उसे रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। तो ये आपका फिलामेंट का रिप्रेजेंटेशन है, जिसको क्या कहते हैं, अंदर को फिलामेंट, इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और बल्ब को बनाना है तो आपको ये डायग्राम और ऊपर से ये बनाना पड़ेगा, क्लियर। चलिए, सो एनी अप्लायंसेस, लोड क्या होता है, तो कोई भी चीज, बल्ब भी लोड है, फैन भी लोड है, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, या जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के नाम आप जानते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करे, जो भी चीज इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रही है, चाहे वो मोटर हो, वो सभी क्या है, वो सभी लोड हैं। तो एनी अप्लायंसेस यूजेस द इलेक्ट्रिकल करंट इन द सर्किट फॉर सम यूजफुल पर्पसेस, वो सभी हमारे लोड कहलाते हैं, ठीक है। तो कोई भी अप्लायंसेस जो कि इलेक्ट्रिकल करंट का, इलेक्ट्रिक सप्लाई का यूज करता है किसी पर्पस के लिए, वो उसे लोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल द बल्ब यूजेस द इलेक्ट्रिकल करंट टू ग्लो टू गिव लाइट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट का यूज करेगा बल्ब ताकि वो ग्लो कर सके, मतलब लाइट दे सके। द बल्ब हैज अ थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट दैट ग्लोज व्हेन द करंट पासेस थ्रू इट। अब ये फिलामेंट क्या होता है, इसके बारे में जरूर हम कभी आपको एक बताएंगे कि ये फिलामेंट किस तरह से ग्लो कर जाता है। तो ये बल्ब के अंदर होता है फिलामेंट, जैसे ही उसमें करंट जाता है तो ये ग्लो करना शुरू कर देगा। इफ द फिलामेंट इज ब्रोकन द बल्ब डू नॉट ग्लो, ठीक है, विल नॉट ग्लो। अगर फिलामेंट टूट गया, आपने देखा होगा बल्ब के अंदर फिलामेंट एक पतला सा एक वायर टंगस्टन का ऐसा लगा हुआ रहता है, अगर ये जो फिलामेंट है ये ब्रेक हो जाए, ब्रेक होकर के कुछ इस तरह से गिर जाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कंप्लीट आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ से ये टूट जाए तो क्या होगा, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये फिलामेंट ही जो है वो बेसिकली लाइट एनर्जी देता है, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं फिर, कि बल्ब आपका फ्यूज हो चुका है। अब आपने देखा होगा कि अरे फ्यूज हो गया बल्ब फ्यूज हो चुका है, दैट मीन्स कि उसके अंदर का फिलामेंट जो था वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। अ फैन यूजेस द इलेक्ट्रिकल करंट टू रोटेट टू ब्लो एयर। इसी तरीके से जो आपका फैन है वो क्या करता है,
इलेक्ट्रिकल करंट को यूज करके रोटेट करता है। तो कोई भी अप्लायंस जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट को यूज करके उसकी मदद से कुछ एक नई चीज बनाता है। जैसे बल्ब ने लाइट बनाई और इलेक्ट्रिकल जो फैन है वो आपका रोटेट करना शुरू कर गया। ठीक है, तो लोड क्या होता है? लोड मतलब कि कोई ऐसी चीज जो कि करंट का यूज कर रही है। तो आपके जो जरूरी इलेक्ट्रिकल सर्किट का तीसरा जो कंपोनेंट है वो है हमारा लोड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लोड की जगह पे फैन या बल्ब कुछ भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ ले लेते हैं हमारा बल्ब। तो बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने अभी देखा, ये सिंबल लगाना जरूरी है। यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरह से इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल लगाया हुआ है, आप अगर वर्टिकल लगाएंगे तो ये इस तरह से आपको बल्ब बनाना होगा। ठीक है, तो हमारा एक कंपोनेंट यहाँ पे जुड़ गया है बल्ब। ठीक है, चलिए, तो लगभग हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो यहाँ पे कंप्लीटेड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई कि अब आगे और कौन सी चीज होती है। तो भाई जरूरी है आपका कंडक्टिंग वायर। तो अब ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो, मैं किस डायग्राम की बात कर रही हूँ फिर से बता दूं। ये हम अगर डायग्राम की बात करें तो इसमें ये जो लाइन्स हैं ये सभी रिप्रेजेंट करती है कंडक्टिंग वायर को। अब कंडक्टिंग वायर मतलब कि कॉपर के वायर। जैसे अगर आपको बल्ब लगाना है तो आप क्या करोगे, बल्ब में से 2 वायर लोगे और उसको कहाँ लगा दोगे, इसके जो वायर है उसे आप लगा दोगे उसके 2 पॉइंट्स को स्विच में, तो वो सर्किट बन गया आपका। ठीक है, बल्ब लगा दिया, वायर लगा दिया और सर्किट बन गया सप्लाई से। ठीक है, अब बीच में स्विच और लगा दियो ताकि आप उसको बंद चालू ऑटोमेटिकली, स्विच तो लगा ही होता है। ठीक है, जहाँ पे भी बोर्ड में लगाते हैं तो उसको आप बंद चालू कर दें। तो वायर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये कॉपर के वायर होते हैं, दैट मीन्स के कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का मतलब होता है जो कि आसानी से अपने ऊपर से करंट को फ्लो करने दे, वो सभी क्या कहलाते हैं, वो सभी कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये वायर्स, आपको ऊपर से ये प्लास्टिक का कवर दिखता है, एक्चुअल में ये क्या होती है, लेयर ऑफ इंसुलेशन। क्या होता है, इसके ऊपर इंसुलेशन किया जाता है, क्योंकि अगर अपन डायरेक्टली ऐसे वायर्स को छोड़ देंगे तो करंट इनसे फ्लो करता है, और अगर इनको टच कर लिया तो वो शॉक हमें भी लग सकता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि इसके ऊपर इंसुलेशन प्रॉपर कर दिया जाए। तो ये कंडक्टिंग वायर्स होते हैं जिनके ऊपर इंसुलेशन किया जाता है। ठीक है, ताकि हम प्रोटेक्ट रहें और ताकि ये डायरेक्टली इनके ऊपर कोई सनलाइट या वाटर या कोई भी डस्ट इस पे ना पड़े, ताकि ये प्रॉपरली करंट को पास कर सके, इसलिए इंसुलेशन हम कर देते हैं। सो ऑल कंडक्टर ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अब कोई भी चीज हो, चाहे वो कंडक्टर्स हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या करंट को अपने में से पास होने देते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज होती हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में होता है कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, बहुत सारे कंडक्टर्स होते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, अपने ऊपर से करंट को फ्लो करने देते हैं। लेकिन अब ऐसे भी कुछ चीजें होती है जो कि करंट को अपने अंदर से जाने ना दे, उनको हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। तो वो इंसुलेटर्स कौन से होते हैं भाई, रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, ये सभी इंसुलेटर्स हैं जो कि करंट को पास होने नहीं देते। अब क्या कंडक्टर मतलब कि पूरा का पूरा करंट बहने देगा अपने ऊपर से, नहीं। क्या होता है, सभी के अंदर एक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस की, जिसके कारण जितना भी चीज उसमें से फ्लो होती है उसका वो अपोज करता है कि नहीं, हमें नहीं बहाना। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है। तो सभी कंडक्टर्स में भी ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा उससे। मतलब कि मान लीजिए मैंने यहां से भेजा 5 एम्पियर करंट। अब एम्पियर क्या होता है, करंट की यूनिट होती है जिससे अपन करंट को मेजर करते हैं। यहाँ से 5 एम्पियर करंट भेजा, लेकिन बीच में आपने जिस भी वायर से उसको भेजा था वो ऐसे मटेरियल का था जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा था। रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब कि वो उतने करंट का खा जाता है। ठीक है, अब उसमें से 5 भेजा लेकिन बाहर कितना आया, 3 एम्पियर आया। तो दैट मीन्स कि वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ होगा। तो कंडक्टर्स में भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, लेकिन सबसे कम रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है कॉपर में। तो इसलिए हम कॉपर वायर का यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरली जितने भी कंडक्टिंग वायर होते हैं वो सभी कॉपर मटेरियल के होते हैं, जिससे आसानी से करंट फैल जाए। ठीक है, अब इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। ठीक है, इसमें इसकी जो बाकी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत अच्छी होती है इलेक्ट्रिकल करंट के लिए, इसलिए भी हम कॉपर मटेरियल का वायर बनाने में यूज करते हैं। सो ऑल कंडक्टर ऑफर सम रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। Copper wire offer very little resistance and are therefore used as a conducting wire. इसलिए सबसे ज्यादा हम कॉपर वायर का ही यूज करते हैं। Other such as tungsten used for making the filament of bulb offer high resistance. ठीक है,
कुछ ऐसे होते हैं जो कि हाई रेजिस्टेंस फ्लो देते हैं, जैसे कि टंगस्टन, ठीक है। तो टंगस्टन हाई रेजिस्टेंस देता है, इसीलिए अपन इसका यूज किस लिए करते हैं, बल्ब के लिए करते हैं। क्यों करते हैं, ये थोड़ा सा वास्ट कॉन्सेप्ट है। आप ये समझ सकते हो, जिस चीज का जितना हाई रेजिस्टेंस होता है तो वो जितना ज्यादा करंट को खाएगा ना, तो वो गर्म होता जाएगा। तो ये टंगस्टन क्या करता है, हाई रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ज्यादा करंट को खाएगा, गर्म खाएगा तो गर्म होता जाएगा, और हीट उसकी वजह से इसमें लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये टंगस्टन है। ओके, सो कंपोनेंट्स सच एज बल्ब, वायर, सेल्स एंड स्विचेस आर नोन एज द एलिमेंट ऑफ द सर्किट। तो इसी तरीके से भाई ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं ये मिलकर के हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाते हैं, जिसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं, आपका बैटरी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लगा दिया यहाँ पे हमने लगा दिया हमारा बल्ब, ठीक है। बल्ब के बाद ये हो गया आपका स्विच, ठीक है। तो ये सभी का स्विच सारे कंपोनेंट मिलकर के हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाते हैं, कंडक्टिंग वायर, बल्ब, बैटरी और स्विच, ठीक है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट के जरूरी कंपोनेंट। अब मैंने आपको सबके सिंबल बता दिए। वायर का सिंबल क्या होता है, तो भाई वायर को आप सिंपल एक इस तरीके की लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ पर हर जगह बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो लाइन्स है ये सभी क्या है, ये सभी आपके कंडक्टिंग वायर को ही रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर। तो ये हो गए आपका क्या, इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट के कुछ जरूरी कंपोनेंट्स, ठीक है। सो दस एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट कंसिस्टिंग ऑफ अ source of current such as electrical circuit and other circuit element such as lamp, conducting wire and a switch। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर प्रॉपर एक डेफिनेशन आपको देनी हो तो जिसमें से कंटिन्यूसली करंट फ्लो करता है और जिसके विच फ्रॉम द सोर्स ऑफ करंट, ठीक है, सोर्स की मदद से जिसमें कंटिन्यूसली करंट बहता है और इसमें बाकी सारे एलिमेंट्स भी कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि लैम्प, कंडक्टिंग वायर या फिर स्विच। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने एक चार्ट रिप्रेजेंट किया है, ये याद रखिएगा कि किसका सिंबल क्या होता है और किस पोजीशन में होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सेल का है स्विच इन ऑफ पोजीशन, है ना, आप इसमें स्विच इन ऑन पोजीशन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्विच इन ऑन पोजीशन। तो ऑन पोजीशन का स्विच कैसा रहेगा, ये, ठीक है, आप दोनों बना दीजिएगा। फिर है इलेक्ट्रिकल बल्ब एंड बैटरी, ठीक है। तो ये कंप्लीट अभी तक क्या पढ़ लिया अपन ने, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। आई होप आपको अगर नहीं भी समझ में आया हो तो अब आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में पढ़ना, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना, क्योंकि आप देखोगे कि आने वाले सारे क्लासेस में आपको इसका एक चैप्टर जरूर मिलेगा। तो इसको बेसिक समझ जाओगे तो आगे की चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो फिगर शोज द सर्किट डायग्राम यूजिंग द सिंबल ऑफ द सर्किट एलिमेंट एज शोन इन फिगर। यहाँ पे अपन ने पूरा बताया हुआ है, ठीक है। लाइट बल्ब को अपन उस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रिप्रेजेंट करने के तरीके कई हैं, है ना। जैसे अगर बल्ब को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब बारी आ जाती है कि हमने बैटरी तो बना दिया कि उसमें एक पॉजिटिव साइन है और एक नेगेटिव साइन है ना। अब अपन बैटरी बोल रहे हैं, लेकिन अपन क्या बोलते हैं कि अपन ने क्या दे दिया, वोल्टेज दे दिया, ठीक है, मतलब पोटेंशियल दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये चीज़ समझते हैं अपन, ठीक है। तो जैसा मैंने बैटरी का सिंबल बनाया था, बैटरी का सिंबल कैसे बनाया था, यहाँ पर आपका पॉजिटिव और एक हो गया आपका नेगेटिव, क्लियर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को आप कैसे समझ सकते हैं, तो इसके लिए ज़रा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव को समझना है तो पॉजिटिव मतलब जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज हो, ठीक है। नेगेटिव मतलब जहाँ पर कम कंसंट्रेशन हो, ठीक है। अब ये जो जहाँ पे जगह भी ज़्यादा है, कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, तो क्या करते हैं, जो चार्ज कैरियर्स हैं यहाँ पे कचाकच भरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं ना, उस जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ से निकल करके आपके पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और जो करंट है, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ से पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव की तरफ आएगा, ठीक है। आपको अभी सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट्स के बीच में जब चार्जेस का कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है तो उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो ज़्यादा से अब आपको किसी भीड़ वाली जगह में अगर मैं भर दूँ और एक खाली जगह है तो आप कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, खाली जगह में, क्योंकि भीड़ में सबको सफोकेशन होता है। तो या फिर अगर अपन एनर्जी का ट्रांसफ़र याद करें, हर एनर्जी जो है वो हाई से लो की तरफ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये देखिए कि यहाँ पर ये पॉजिटिव है जो कि हाई है, ये लो की तरफ जाएगा।
तो भाई इस पॉजिटिव को आप ये समझिए कि एक कंटेनर है जिसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ है, और एक ये जो कम कंटेनर में पानी भरा हुआ है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये है आपके पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, ठीक है, और ये है आपके नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, ठीक है। पॉजिटिव मतलब जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है, और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। अब ये जो फ्लो हो रहा है पानी का, ये रिप्रेजेंट करेगा फ्लो ऑफ करंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। तो जब चार्ज कैरियर्स या आपके जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है तो इसी को ही हम फ्लो ऑफ करंट कहते हैं। और जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, चार्ज कैरियर्स का जो डिफरेंस होता है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या बताया है कि सपोज द टू वेसल्स विद वाटर फिल्ड अप टू डिफरेंट लेवल आर कनेक्टेड थ्रू अ पाइप। हमने इसको दो कंटेनर है जिसमें हमने पानी भरा हुआ है और ये एक पाइप से कनेक्टेड है। वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। अब ऑब्वियस सी बात है, पानी हमेशा कहाँ फ्लो करेगा? हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि हाई लेवल से जो पानी है, जो कि आपका फॉर्म ऑफ करंट है, वो लो लेवल की तरफ बहेगा। ओके, सो कब तक बहेगा? जब तक ये सेम ना हो जाए। टू मेक द वाटर फ्लो कंटिन्यूसली, है ना। अब अपने को ये फ्लो को अगर कंटिन्यूसली बनाना है, टू मेक द वाटर फ्लो कंटिन्यूसली, यू नीड टू कनेक्ट अ वाटर पंप टू द सेकेंड वेसल विच कंटिन्यूसली पंप्स अप द वाटर टू द फर्स्ट वेसल। अब इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक पंप लगाना पड़ेगा, एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि क्या हो सके कि पानी जो है वो यहाँ से आता रहे आता रहे आता रहे, ठीक है। तभी जाकर के क्या होगा कि जो पानी है ये यहाँ पर फ्लो करेगा। दैट मीन्स कि जब आप दो टंकियों में इस तरीके का अगर आपको पानी भेजना होता है तो आप क्या लगा देते हो? पंप लगा देते हो, ताकि एक प्रेशर बने पानी के ऊपर, और उस प्रेशर की वजह से ये पानी कहाँ आ जाए? उस प्रेशर की वजह से ये जो पानी है ये आपके कम भरे हुए कंटेनर तक पहुँच जाए, ठीक है। सो इन दिस वे द लेवल, hence the pressure of water in the first vessel is always higher than the second vessel, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पानी को पंप करती जाऊंगी इस तरह से, ठीक है, तो क्या होगा? पंप करने से क्या होगा? यहाँ का पानी हमेशा कम होता जाएगा और यहाँ का पानी ज़्यादा होता जाएगा। उसी तरीके से आप इसको समझिए कि यहाँ पे एक प्रेशर लगता है जो कि क्या करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ किसी चीज़ को खींचता है। किसको खींचता है? वो चार्ज को, करंट को, और इसी कारण से जो करंट है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। सो द फ्लो ऑफ वाटर रिमेन्स कंटिन्यूस। अब इस तरह से ये जो फ्लो ऑफ वाटर है ये कंटिन्यूस बना रहता है। ये देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। So in this figure the water flow continuously because the pressure difference between the two vessels is maintained by the pump. इसमें अपन ने पंप लगा दिया और प्रेशर का जो डिफरेंस है ये अपन ने बना के रखा हुआ है ताकि ये प्रेशर से इसको खींचता जाए और जो पानी है वो यहाँ पर आकर वापस से इसमें जाता जाए। फ्लो कैसे होगा? समझ में आया ना पानी का? अगर यहाँ पर पंप लगा दिया मैंने तो यहाँ से पानी खींचता जाएगा, ठीक है। पानी पंप से यहाँ पे खिंचता जा रहा है और यहाँ से पानी वापस उसमें अपन भेजते जा रहे हैं और पानी यहाँ पर बहता जा रहा है। तो मतलब ये फ्लो है जो कि हमेशा बना रहेगा, ठीक है। सो टू मेक इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कंटिन्यूसली यू नीड अ डिवाइस दैट कॉन्स्टेंटली पंप करंट इन द सेम वे टू क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस। अगर करंट को कंटिन्यूसली बहाना है तो क्या जरूरी है कि एक प्रेशर कंटिन्यूसली उस पर लगता रहे जिसकी वजह से क्या हो कि करंट जो है वो फ्लो करता रहे। सो इन इलेक्ट्रिसिटी दिस डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी एक इसी तरीके का प्रेशर है जो कि फील किया जाता है करंट के द्वारा और उसी की वजह से जो करंट है आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो करता है। Thus, if current flows from point A to B in a wire, we say that A is at higher potential and B is at lower potential. ठीक है? So an electrical cell or a battery is a device that can be make current move continuously in a wire by creating the potential difference. A cell has two terminal, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इन्हीं सेल के ये जो डिफरेंस है उसी की वजह से यहाँ पर मतलब क्योंकि जो डिफरेंस है उसी की वजह से एक तरीके का प्रेशर लगता है जिसकी वजह से जो करंट है ना ये कंटिन्यूसली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता रहता है, ठीक है। So the positive terminal is at higher potential than the negative terminal. When these terminals are connected by the metal wire, current flows from the positive terminal to the negative terminal in the wire. ठीक है, इसी तरीके से ये जो potential difference है कैसे समझ में आएगा? तो हमने इसलिए यहाँ पर किसका एग्जाम्पल है, हमारी बुक्स में भी इसका एग्जाम्पल इसलिए देते हैं क्योंकि potential difference का क्या मतलब है? एक ऐसा ही भरा हुआ जग जिसमें ज़्यादा चार्ज कैरियर्स हैं और एक ऐसा ही जग या कंटेनर जिसमें कम चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। अब करंट कब फ्लो करेगा? जब चार्ज कैरियर्स फ्लो करेंगे।
फ्लो करेंगे दैट मीन्स कि एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, मतलब कि एक्चुअल में किसके फ्लो के कारण करंट प्रोड्यूस होता है, एक्चुअल में होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण, ठीक है। तो इनको फ्लो कराने के लिए क्या जरूरी है कि एक तरीके का प्रेशर लगे चार्ज के ऊपर, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कंटिन्यूसली बहते रहे, ठीक है। तो ये प्रेशर एक्चुअल में वो प्रेशर होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि आपके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है, ठीक है, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की वजह से बहता है और इसी को हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। इसको और वास्ट तरीके से हम फर्दर आगे ही पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए इतना ज़रूरी है समझना, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है किसी भी चीज़ में, तो ये क्रिएट करती हैं आपकी बैटरीज, जिसमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझ लिया कि कैसे ये जो करंट है, अब अपन समझ गए कि भाई फ्लो के कारण होता है, कब तक फ्लो होता है, तो ये कंटिन्यूसली फ्लो किस तरह से होता है, तो हमने आपको बताया कि एक पानी के जग की मदद से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये फ्लो भी कर रहा है प्रॉपर तरीके से, हम सीख गए कि प्रेशर की वजह से कंटिन्यूसली फ्लो करता जाता है, प्रेशर मेंटेन रहेगा, वो हमेशा हाई रहेगा और एक हमेशा लो ही रहेगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। अब ये करंट फ्लो भी हो गया, अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। अब मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ इलेक्ट्रिकल करंट को लेकर के ज़्यादा हीटअप हो जाती है, कोई चीज़ जो है वो घूमना चालू कर देती है, तो हर एक जगह जो है इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट अलग अलग होता है। तो मेनली जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके 3 इफेक्ट होते हैं, एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट। तो चलिए जानते हैं कि भाई ये सारे इफेक्ट होते क्या हैं और कैसे प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो अगर मैं मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करूं तो मैग्नेटिक इफेक्ट आपने कहाँ फील किया होगा, तो अभी अपन देख लेते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो होता है फैंस में, मोटर्स में, ठीक है, जहाँ पे भी रोटेटिंग डिवाइस आपको दिख रही है वो सभी मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण होती है। केमिकल इफेक्ट की अगर बात करें तो आपने अपने घर में यूटेंसिल्स कुछ ऐसे देखे होंगे जिसके ऊपर स्टील के ऊपर आपने देखा है कि कॉपर भी चढ़ा हुआ रहता है, तो वो एक केमिकल इफेक्ट है जो कि किसकी वजह से होता है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के यूज से ही हम करते हैं। फिर है आपका हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट को आपने कहाँ पढ़ा होगा, तो हीटिंग इफेक्ट को आपने देखा होगा आपके घर के हीटर्स में, ठीक है, या जितने भी आपकी ऐसी चीज़ें जो कि हीटअप होती है वो सभी किसके कारण होती है, वो सभी होती है हीटिंग इफेक्ट के कारण। तो ये इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस हो जाता है और कौन सी चीज़ पे, कौन से इफेक्ट पर कौन से एप्लीकेशन बना होता है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट हैज़ एनर्जी कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक करंट कैन लाइट अप द इलेक्ट्रिक बल्ब, रन अ फैन एंड प्रोड्यूसेस अ हीट टू कीप अस वार्म एंड टू कुक फूड। शुरुआत में मैंने कहा था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही वाइड एप्लीकेशंस हैं। हम जानते हैं हमारे चारों तरफ अभी इस वक्त भी जहां मैं खड़ी हूं वहां हर जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ही सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। सो इट कैन बी यूज्ड इन वैरायटी ऑफ अदर वेज एट होम और इन इंडस्ट्री। अब आप इसका यूज़ हमारे घरों में भी देख सकते हैं, इसका यूज़ हम इंडस्ट्रीज में भी देख सकते हैं। सो इन फैक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मोस्ट वर्सेटाइल फॉर्म ऑफ द एनर्जी अवेलेबल टू अस। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे हमारी हीट एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बहुत ही वर्सेटाइल फॉर्म है जिसकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ें या उसको एक फॉर्म से बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे चलिए पहले जानते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर ये जो हीटिंग इफेक्ट है, सबसे पहले अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है, तो मैंने आपसे कहा कि हर एक बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जिस रेजिस्टेंस की वजह से वो किसी भी चीज़ का अपोज करेगा। तो कंडक्टिंग मटेरियल या फिर जो भी आपके ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि करंट को पास तो होने देते हैं लेकिन उनमें वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसकी वजह से जब उसके ऊपर करंट जाता है तो वो करंट को हीट के फॉर्म में ख़त्म कर देते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको अभी समझाया था कि एक वायर है, ठीक है, जिसका कंडक्टिविटी, 1 सेकेंड, एक वायर है जिसका जो एक कंडक्टिविटी है वो काफी कम है, ठीक है, कंडक्टिविटी कम है, दैट मीन्स कि उसमें हाई रेजिस्टेंस है। तो जब इसमें से करंट जाएगा, मान लीजिए कि मैं इसमें से भेज रही हूँ अपना 5 एम्पियर का करंट, लेकिन क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये 5 एम्पियर का करंट जब आप इस साइड तरफ मेजर करोगे तो वो हो जाएगा 3 एम्पियर।
क्यों? क्योंकि इसने उस 5 एम्पियर के करंट में रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी दी, जिसकी वजह से ये करंट 5 से 3 हो गया। तो कैसे हो गया? तो ये जो करंट है ना, जब इसमें से जाता है तो इसमें प्रोड्यूस होती है हीट। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। दैट मीन्स कि ये जो करंट है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो गई है हीट एनर्जी में, और ये हीट एनर्जी की वजह से ये जो मटेरियल है वो आपको गर्म लगेगा, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कितनी बची थी? 3 एम्पियर। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है हीटिंग इफेक्ट में। या फिर अगर आपने जितने भी डिवाइसेस आपने देखे हैं, जैसे कि आपका गीजर हो गया, या फिर अगर आप हीटर का यूज कर रहे हैं, तो वो सभी इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं। जब हम करंट को ऑन करते हैं और हाई रेजिस्टेंस मटेरियल पर उसको देते हैं, तो उसकी वजह से, उस हाई रेजिस्टिविटी की वजह से धीरे धीरे वो मटेरियल क्या हो जाता है? गर्म होना शुरू हो जाता है, और इसी गर्म होने की वजह से हमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है या हमें फील होता है। Whenever an electric current flows through the conductor, some of it gets converted into the heat energy. This is the heating effect of the electric current. यही इसका इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है। द ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ ऑफर्ड बाय द वायर टू द फ्लो ऑफ करंट, द ग्रेटर वुड बी द हीट जनरेटेड। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा, जितना ज़्यादा करंट अगर अपन इसमें से फ्लो कराएंगे, और जितना रेजिस्टेंस हाई होगा, उतना ही हीट प्रोड्यूस होता जाएगा। जितना रेजिस्टेंस हाई, उतना ही ज़्यादा हीट। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स कि करंट ज़्यादा वहाँ पर लॉस हो रहा है, दैट मीन्स कि करंट जो है वो हीट पे कन्वर्ट हो रहा है, उतनी ही ज़्यादा हमें हीट फील होती है। ठीक है, तो यही हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे मैंने आपसे कहा था, हर एक चीज़ का एग्जाम्पल्स बताऊंगी। तो ये हीटिंग इफेक्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके घर के गीज़र में या फिर अपने जो हीटर्स हैं, उन सभी में हम इसी हीटिंग इफेक्ट के कारण हीट को महसूस करते हैं। अब आपने देखा होगा कि कई जगह आपको गर्म गर्म हवा मिलती है, तो उसमें क्या कर दिया जाता है कि सामने लगा दिया जाता है फैन। तो गर्म हवा जो होती है वो हीट के कारण गर्म होती जाती है, और आपको ब्लोअर से गर्म हवा मिलती जाएगी। क्लियर? तो ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके साथ साथ हमने क्या लिखा हुआ है? लाइटनिंग इफेक्ट। तो यही लाइटनिंग इफेक्ट क्या होता है? इसी हीटिंग की वजह से धीरे धीरे जो मटेरियल पर डिपेंड करता है, जैसे टंगस्टन वगैरह का वायर जो है वो लाइट प्रोड्यूस करता है, चार्ज प्रोड्यूस जैसा कर देता है, जो कि आपको लाइट की तरह दिखता है, और उससे आपको लाइट एनर्जी मिलती है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई द कॉपर वायर विच ऑफर वेरी लिटिल रेजिस्टेंस डू नॉट गेट हीटेड अप। अब आपने देखा होगा कि हम वायर्स में कॉपर का यूज करते हैं, तो कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो काफी कम होता है, जिसकी वजह से उसमें करंट आसानी से पास होगा। दैट मीन्स कि उसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। रेजिस्टेंस कम हुआ, दैट मीन्स की हीट कम होगी, और फिर ये जो आपके कॉपर वायर है वो जलेंगे नहीं। ठीक है, so nichrome and tungsten offer the high resistance to flow of the electric current and get heated up. Nichrome and जो tungsten होते हैं, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट उसमें से जैसे ही जाएगा तो वो हीट अप हो जाते हैं। Beside the material, the amount of heat generated in a wire also depends on the length and thickness of the wire. अब जो हीट है वो रेजिस्टेंस के साथ साथ किसी भी मटेरियल के और दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो होती है लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वायर। कितना लंबा वायर है और उसकी थिकनेस क्या है, इससे भी डिपेंड करता है कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन द लार्ज नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस, फॉर एग्जाम्पल रूम हीटर, इलेक्ट्रिकल कैटल, ग्रीजर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, हेयर ड्रायर, अवन एटसेट्रा। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हीटिंग इफेक्ट के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी थी कि वो लेंथ पर डिपेंड करता है और थिकनेस पर डिपेंड करता है। अब हमारा जो बल्ब होता है उसमें लगा होता है टंगस्टन का वायर, जो कि काफ़ी पतला होता है, जो हीटअप होकर के तुरंत ग्लो हो जाएगा, लाइट उससे प्रोड्यूस हो जाएगी और आपको लाइट एनर्जी मिलती है। अगर वायर मोटा है तो उतना ही रेजिस्टेंस होगा, और ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वो ज़्यादा गर्म होगा। तो आपने देखा होगा कि जो रॉड्स लगी होती हैं आपके गीज़र में या फिर वो रॉड में जो कि आपके पानी को गर्म करती है, वो थिकनेस में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा थिकनेस उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, उतना ज़्यादा हीट मिलेगी। ठीक है, अब अगर पतला वायर है तो पतला वायर क्या होता है, धीरे 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 अगर सेम मटेरियल का वायर जो कि रॉड से बना हुआ है, आप अगर उसका एक पतला सा थिन वायर ले लेंगे, अगर वो हीटअप होगा तो इतना हीटअप हो जाएगा कि हीटअप होते होते वो हो सकता है कि जल भी जाए। तो इसलिए थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा कि कितनी हीट हमें मिल पा रही है। ओके, सो इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑल्सो इफ the filament that gets so hot due to the electric current
flowing through it that it glow and produces the light. अब इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें फिलामेंट लगा होता है जिसकी जो कि हीटअप होने के बाद ग्लो करता है. दिस इज द लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का लाइटनिंग इफेक्ट, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, वो कन्वर्ट हो गई है लाइट एनर्जी में. So all these appliances have a heating element or a filament made of the material such as nicron and tungsten. ये जितने भी मटेरियल होते हैं जो कि जैसे बल्ब में भी हैं वो किससे बने होते हैं, नाइक्रोम के और टंगस्टन के, जो कि आपको हीटिंग इफेक्ट देते हैं. अगर कॉपर का यूज कर लिया तो कॉपर इतना ज्यादा आपको हीटिंग इफेक्ट नहीं देगा, लेकिन नाइक्रोम और जो टंगस्टन है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है जिसकी वजह से वो हीटिंग इफेक्ट देते हैं. For different requirements, wires of different material and different length and thickness are used depending upon the amount of heat required to be generated. अब हमें कितनी हीट चाहिए है उस अकॉर्डिंग हम अलग अलग जगह पर अलग अलग थिकनेस का वायर यूज करते हैं. ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें पानी को गर्म करना है, रॉड्स को बनाना है तो उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, लेकिन बल्ब में जो थिकनेस होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें लाइट चाहिए है ना कि हीट, क्योंकि हीटअप हो गया, बहुत अगर हीटअप हो गया तो आपका बल्ब क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा. क्लियर. चलिए, सो इसी हीटिंग इफेक्ट पर अब कई एप्लीकेशन बेस्ड है, मतलब इसी हीटिंग इफेक्ट के कारण हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं. तो ये जो नॉर्मल डायरेक्ट हीट का यूज़ करने वाले एग्जाम्पल्स तो हमने देख लिए. अब अपन वो एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें हीटिंग इफेक्ट की वजह से कि कोई और चीज़ की जा रही है, जैसे कि आपका फ्यूज़. ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है इसको आपने कई बार देखा होगा, है ना. अब ये देखने को थोड़े कम मिलते हैं, नहीं तो हमारे घर में बाहर जो अपना मीटर लगा होता है जहाँ से अपन को पता चलता है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हुआ है, तो पहले ये इस तरीके के फ्यूजेस बहुत यूज़ होते थे. लेकिन अब तो वहाँ पर दूसरे तरीके के आपके मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स ने उनकी जगह ले ली है, जो कि ऑटोमेटिकली हमें रीडिंग देती हैं. बट पहले इस तरीके के फ्यूजेस देखने को मिलते थे. तो बेसिकली फ्यूजेस क्या होते हैं और ये इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक के हीटिंग इफेक्ट का यूज़ कैसे करते हैं, तो चलिए जानते हैं. बेसिकली ये जो फ्यूजेस होते हैं ये हमारे घर की सेफ्टी के लिए होते थे. मान लीजिए कि आपके घर में बहुत हाई करंट आ गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या हो गया कि बहुत हाई करंट प्रोड्यूस हो गया आपके घर में. तो इस हाई करंट से क्या होगा कि अलग अलग अप्लायंसेस जो हैं वो अलग अलग रेटिंग के बने होते हैं. रेटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई जो है वो थोड़े कम करंट पर काम करता है, कोई ज़्यादा करंट को लगता है, किसी को थोड़ा ठीक ठाक करंट चल जाता है. लेकिन अब अचानक से क्या हो जाए कि हमारे घर में बहुत हैवी करंट आ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो क्या होगा, सारे अप्लायंसेस जल जाएंगे. कभी कभी इतना तेज करंट हो जाता है कि घर में आग भी लग जाती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से. ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ी से करंट आता है कि हमारे जो वायर जो कि उस कैपेबिलिटी के नहीं है कि वो इतने हैवी करंट को अपने में से फ्लो करवा पाए, तो वो फ्लो कर जाता है, जिससे इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि आग लग जाती है, फायर क्रिएट हो जाता है. ठीक है, तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए फिर फ्यूजेस लगाए जाते हैं. फ्यूज़ क्या होते हैं, बेसिकली फ्यूज़ में लगा होता है एक पतला सा वायर जो कि जल्दी से गर्म हो जाता है. तो जब हैवी करंट आता है तो उस वायर तक पहुंचता है तो वो जल जाता है, तो ये सर्किट को तोड़ देता है. ठीक है सर, बेसिकली ये जो सर्किट है जब जुड़ा हुआ रहता है तो ही हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती. लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे जो वायर लगा हुआ था इनके अंदर वो हैवी करंट की वजह से जल गया, जलने की वजह से टूटा, और टूटने की वजह से फ्यूज जो है वो अलग हो गया. फ्यूज जो है अलग होने की वजह से आपका सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा. सर्किट इनकम्प्लीट मतलब ओपन सर्किट हो गया, और ओपन सर्किट के केस में क्या करंट बहता है, जी नहीं. तो जब हैवी करंट आएगा तो ये अपना जो इसका वायर है वो जल जाता है और ये टूट जाएगा, और जिसकी वजह से हमारे घर में इतना हैवी करंट नहीं आ पाएगा. तो इसमें कौन सा ऐसा वायर लगा होता है, तो जनरली टिन और लेड जो होता है इसका यूज किया जाता है. टिन और लीड के एलॉयज भी इसमें यूज किया जाता है, इसमें जो वायर बनता है. ठीक है, तो इसमें लगा हुआ वायर का मटेरियल क्या होता है, टिन. ठीक है, जो कि जनरली फ्यूज वायर कहा जाता है. तो फ्यूज वायर का काम ही यही है कि वो हीटअप होगा अगर बहुत तेज तो जल जाएगा, या वो अपने सर्किट को तोड़ देता है ताकि हमारे घर में वो हैवी करंट ना जाए और हमारी घर की सेफ्टी बनी रहे. ठीक है, सो द इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. The heating effect of current is also used in electric fuse. तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में यही हीटिंग इफेक्ट यूज किया जाता है. फ्यूज क्या है? So it is a safety device to prevent damage of an electric circuit if very
हाई करंट सडनली पासेस थ्रू इट, अगर बहुत ज़्यादा हाई करंट अचानक से आ जाए तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये जो फ्यूजेस हैं ये हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को, तो फ्यूज़ के लिए हमारा घर क्या है, एक तरीके के इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, क्योंकि उसमें वायर्स जा रहे हैं, बहुत सारे लोड्स लगे हुए हैं, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए ये जो फ्यूज़ है इसका यूज़ होता है। सच अ सिचुएशन कैन ऑकर, मतलब ये जो हैवी करंट की सिचुएशन है ये कब ऑकर हो सकती है, तो such situation can occur when, for example, the positive and negative wire in an electric circuit at home or anywhere else come directly into contact with each other। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कुछ इस तरह से डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाए तो इसी वजह से हाई करंट फ्लो होता है, क्योंकि बीच में उसको रोकने के लिए कुछ नहीं है, बहुत आसानी से वो इस वायर के थ्रू फ्लो कर जाएगा, ठीक है। और इतना करंट आ गया तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, जैसा मैंने आपको अभी समझाया था। सो दिस इज कॉल्ड अ शॉर्ट सर्किट and result in very heavy current flow through the wire। और यही कंडीशन हमारे शॉर्ट सर्किट की होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हैवी करंट घर में फ्लो होना शुरू हो जाता है। The wire get overheated and cause a fire। अब इसी के वजह से जो वायर है वो ओवरहीट हो जाएगा, अब क्योंकि रेजिस्टेंस उसका इतना ज्यादा नहीं था, जिसकी वजह से क्या होगा, लेकिन हैवी करंट आप डालते जा रहे हो तो जिसकी वजह से जितना भी रेजिस्टेंस उसके अंदर था उसकी वजह से वो बहुत हीटअप हो गया। हीटअप हो जाने की वजह से वो गर्म होते होते इतना, अब आप किसी चीज को एक्स्ट्रा डालते जाओगे अगर किसी चीज में तो वो एक ना एक पॉइंट पर जाकर के टूट ही जाएगी, तो इतना ज्यादा हीट हो गया कि वो जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो electrical fuses have different specification based on the minimum current that will make them blow off। It is important to use fuse of the current specification। It is advanced to only use fuses and MCVs that carry the ISI mark। अब ये fuses जो है वो इतना important role रखते हैं क्योंकि ये आपके सर्किट्स को बचाते हैं, हमारे घर में आग लगने से बचाते हैं, तो ये फ्यूजेस भी अच्छी क्वालिटीज़ के होना चाहिए। जनरली जितना भी फ्यूज़ आप यूज़ करें या फिर अब जो यूज़ किया जाता है MCBs जो हम यूज़ करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, उन सभी में ISI मार्क होना चाहिए, तभी आप उसे यूज़ करें, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके का यूज़ करना चाहिए, तो ISI मार्क जितने भी फ्यूजेस होते हैं उनका ही यूज़ होना चाहिए। So many fire accidents occur because of the short circuit। A fuse wire is, अब ये जो इस शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना हो इसी के लिए हम फ्यूजेस का यूज़ करते हैं। अब ये फ्यूजेस में जो वायर होता है, जैसा मैंने आपको बताया, वो क्या होता है, एक ऐसा वायर होता है, एक ऐसा अलॉय होता है, एक मेटल का एक पार्ट होता है, अलॉय होता है, मिक्सचर होता है टिन का और लीड का, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया टिन और लीड होते हैं। अब ये टिन और लीड इतना जल्दी क्यों जल जाते हैं, क्योंकि उनमें होता है लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि मतलब कि बहुत ही जल्दी, लो होने का मतलब ये है कि जल्दी वो पिघल जाएंगे, जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है कि उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये जो वायर्स हैं वो जल्दी पिघल जाते हैं। द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द हाई करंट क्विकली मेल्ट्स द फ्यूज वायर एंड ब्रेक्स द सर्किट, thus the current flows stops and damage is avoided। Okay, thus a fuse wire prevents damage due to sudden heavy currents which may arises due to some defect in the house wiring or in the appliances। हाउस वायरिंग में अगर कुछ डिफेक्ट आ गया है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस शॉर्ट सर्किट की कंडीशन से हमें फ्यूज बचा लेता है। आई बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। चलिए, So every circuit in the house must have a fuse। Figure shows the common types of fuse in use। ये जो common type का fuse है जो कि use किया जाता है। The symbol of fuse is also shown। अगर हमें कहीं पढ़ना है तो ये symbol है basically जो fuse का होता है। So a device called a miniature circuit breaker is commonly used instead of और इन एडिशन टू फ्यूजेस। तो फ्यूजेस के साथ में या आजकल फ्यूजेस की जगह पर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCBs का यूज किया जाता है। इट इज अ स्विच दैट ऑटोमेटिकली स्टॉप्स द करंट इन इट एक्सीड्स द स्पेसिफाइड मैक्सिमम लिमिट। तो बेसिकली मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं, ये ऑटोमेटिकली जलते नहीं है, मतलब इसका वायर नहीं जलता, बल्कि ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेते हैं स्विच की वजह से, ठीक है। अगर ऑटोमेटिकली ये सेंस कर लेते हैं कि करंट भाई अगर अपनी एक फिक्स लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएंगे और आपका सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। चलिए, तो ये तो सारे थे आपके हीटिंग इफेक्ट, है ना। अब हीटिंग इफेक्ट में अपन ने क्या क्या ज़रूरी पॉइंट पढ़ लिए कि भाई हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसके अलावा हमने हीटिंग इफेक्ट में आपको बताया कि फ्यूजेस का यूज़ किया जाता है हीटिंग इफेक्ट के कारण, बल्ब का यूज़ हीटिंग इफेक्ट से होता है। अब आ जाइए अपने मैग्नेटिक इफेक्ट पर। मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ कहाँ देखा है, तो जैसा मैंने आपको बताया,
जितना भी रोटेशन होता है ना वो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण होता है। जैसे कि आपका फैन हो गया, मोटर हो गया, ये सभी किसकी वजह से चलती हैं? तो मैग्नेटिक इफेक्ट के वजह से चलती हैं। तो इस मैग्नेटिक इफेक्ट को अगर आप समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब क्या होता है कि जब करंट की वजह से किसी आयरन के पीस में ऐसा कुछ इफेक्ट हो कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाए तो उसे अपन मैग्नेटिक इफेक्ट कहेंगे। तो ये कैसे होगा? तो मान लीजिए कि मैंने एक कील ली, ठीक है, नॉर्मली इस तरीके की, ठीक है, आयरन की। अब मैंने क्या किया, उसके ऊपर कॉपर के वायर को लपेटा और उसको कर दिया कनेक्ट, किससे? स्विच से, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जब इसमें करंट पास होगा, है ना, तो ये धीरे धीरे करंट उसमें पास होता जा रहा है। अब अगर आप इसके आसपास एक मैग्नेटिक निडल रख दोगे तो क्या होगा? वो अपनी जगह से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मैग्नेटिक निडल कब डिफ्लेक्ट होती है? कंपास कब आपका डिफ्लेक्ट होता है? जब आप उसको किसी ऐसी जगह में रख दो जहां पर मैग्नेट रखी हो, तो वो क्या करेगा? डिफ्लेक्ट होगा। तो भाई यही एक्सपेरिमेंट किया गया, किसके द्वारा किया गया आगे बताती हूँ। तो वेल क्या हुआ कि जब अपन इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं आयरन के पीस के ऊपर, जब आप करंट पास करते हो या इस तरह से करंट वायर से होकर के जाता है, तो क्या देखा जाता है कि कंपास की निडल जो है वो अपने जगह से डिफ्लेक्ट होना शुरू कर देती है। साथ ही साथ अब अगर मैं इसके लोकेशन को थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो वो किसी और डायरेक्शन में रिवर्स करंट कर दूँ, मतलब कि पहले ऐसे डायरेक्शन में जा रहा था, दूसरे डायरेक्शन में जब करंट बहाएंगे तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। पहले ऐसा हो रहा था और अब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि करंट की वजह से कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ओके, तो यही सर्च किया गया। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, द करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से होकर के जाता है तो जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसी को हम इसका मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक वेल, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक मोटर्स, लाउड स्पीकर्स एंड टॉयज एक्सेट्रा। इसी का यूज़ हम लोग बहुत सारी जगह पर करते हैं, जैसा कि मैंने सारे नाम आपको अभी बताए हैं, ठीक है। तो if you increase the current flowing in the wire by connecting two cells instead of one in the circuit, you will find that angle of deflection increases. मान लीजिए कि जो कंपास की निडल है, पहले ये कुछ इतना रोटेट कर रही थी, ठीक है, सिर्फ इतना। लेकिन जब आप जैसे जैसे करंट इसमें बढ़ाते जाओगे तो क्या, जितना ज़्यादा आप करंट बढ़ाओगे उतना ज़्यादा मैग्नेट का जो इफेक्ट है इसके ऊपर वो इंक्रीज करता जाएगा, और ये जो कंपास पहले सिर्फ इतना रोटेट कर रहा था वो और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि करंट के बढ़ा देने से मैग्नेटिक इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाता है। सो वी नो दैट द कंपास निडल कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय अ मैग्नेट, देयरफॉर द एक्सपेरिमेंट शोज दैट अ करंट कैरिंग वायर एक्ट एज अ मैग्नेट। सो इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक सेल कनेक्शन, द मैग्नेटिक निडल विल गेट डिफ्लेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब अगर पहले जो करंट का डायरेक्शन था वो वायर में कुछ इस तरह से था, ये वायर है आपका, यहाँ से जा रहा था, अब आपने क्या किया, कनेक्शन थोड़ा चेंज कर दिया। पहले निडल मान लीजिए इस साइड डिफ्लेक्ट हो रही थी, अब मैंने क्या किया, इसमें करंट को मैंने इस साइड से प्रोड्यूस करवाया, तो जो निडल है वो इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो डायरेक्शन किस तरफ होगी ये तो एक रूल होता है जो कि आगे आप पढ़ेंगे, उस रूल से समझ में आ जाएगा। लेकिन जब करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो निडल की डायरेक्शन भी चेंज होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो जब करंट एक डायरेक्शन से जाएगा तो किधर नॉर्थ हो रहा है किधर साउथ हो रहा है, उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, ठीक है। सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय द ओरिस्टेड इन 1820 टू शो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो सबसे पहले किया गया वो ओरिस्टेड ने किया सबसे पहले 1820 में, ताकि ये समझ में आए कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करते हैं। He concluded that a wire carrying a electric current passes a magnetic field around it. जब भी कोई एक वायर जिसमें से करंट होकर के जाता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। The strength of magnetic field depends upon the strength of current. So, however, the current carrying wire is not strong enough as a magnet to attract an iron nail or a small paper clip. अब आप सोचें कि अगर भाई कोई इलेक्ट्रिक वायर से करंट जा रहा है तो वो किसी इलेक्ट्रिक आयरन के पीस को या पेपर पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होता है। ये डिपेंड करता है कि कितना थिक वायर है, ठीक है। तो इसी एप्लीकेशन से हमने बनाए फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि बेसिकली लगते हैं हमारे फैंस में, जिसकी वजह से जो फैन है ये रोटेट करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन सोलेनाइड के बारे में पढ़ेंगे। सोलेनाइड बेसिकली क्या होता है? अ सोलेनाइड इज अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर।
एक सिलेंड्रिकल वायर कॉइल होती है, ठीक है, जिसमें वायर्स लपेटे हुए होते हैं. So when a current flows through it, a solenoid behaves like a bar magnet, like opposite poles at the ends. ठीक है, ये जो सोलेनाइड है, ठीक है, ये जो पीस है कॉइल का, ठीक है, सिलेंड्रिकल कॉइल का, इसके ऊपर जब आप वायर लगा देते हो तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है. ठीक है, अब अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, अगर अपन ने कंपास लगा दिया तो ये डिफ्लेक्शन आपको समझा देगा कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ से आपका करंट आया, ठीक है, सो ये फील्ड इसमें इंड्यूस हो रही है. देखिए ये डिफ्लेक्शन इस तरह से है, हमने करंट को इस डायरेक्शन में किया तो फील्ड इस तरह से हो रही है. तो सोलेनाइड क्या होता है? अ पीस, सोलेनाइड इज अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर. एक सिलेंड्रिकल कॉइल होती है वायर की, जब करंट इससे फ्लो करता है तो सोलेनाइड आपके बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है दो अपोजिट पोल्स के साथ में. अब स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनाइड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, अगर मुझे इसके मैग्नेटिज्म को बढ़ाना है, मतलब कि ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो सबसे पहले इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनाइड. अब ये सोलेनाइड है, इसमें ये जो राउंड आपको सर्कुलर दिख रहा है ना, इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स. क्या कहते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स. तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होता है. कैसे होता है? तो यहाँ पे जब जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो सभी में अलग अलग करंट जाएगा. जैसे यहाँ से करंट बह रहा है, ठीक है, ये करंट गया पहले इस वाली रिंग में, फिर इस वाली रिंग में, इस वाली रिंग में, तो हर जगह ये अपना अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हर जगह क्या होगा? हर जगह I इंटू एन होगा. दैट मीन्स कि करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स होगा. इस करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न से हर एक कॉइल में, याद रखिए, हर एक कॉइल में एक एमएमएफ जनरेट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स. क्या होता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स. इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वजह से यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, अब हर जगह छोटे 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 मैग्नेटिक फोर्स इकट्ठे हो गए, जो कि समराइज्ड होकर एक बड़ा फोर्स बना देंगे. ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ ये टर्न्स होते हैं उतना ज्यादा n इंटू आई होता है, और जितने ज्यादा n इंटू आई मतलब उतने ज्यादा एमएमएफ, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? जो कि प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसकी की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड की का एहसास होता है हमारे कंपास को, या फिर उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है. तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे सोलेनाइड के ऊपर तो उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा. इंक्रीज द करंट इन द सोलेनाइड. अब उसके बाद क्या कर दो? करंट को बढ़ा दो. जितना ज्यादा करंट होता है उतना ज्यादा ही फील्ड जनरेट होती है, उतना ज्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि I इंटू एन करेंगे. अब 2 कर दिया मैंने, 2 एम्पियर का करंट को अलग प्रोड्यूस करेगा, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. वाइंडिंग द सोलेनाइड अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल. और तो और अपन क्या कर सकते हैं कि किसी एक मैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड, जैसे आपको साउथ और नॉर्थ पोल दिख रहा है, एक मैग्नेटिक मटेरियल के ही अराउंड अगर अपने इसको वाइंड कर दिया तो उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, तो ये सोलेनाइड होता है. अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट पर. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर. बेसिकली एक कॉइल है जिसमें इंसुलेटेड वायर्स होते हैं, बाउंड अराउंड अ पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस सच एज सॉफ्ट आयरन. अब अपन डायरेक्ट मैग्नेट को नहीं लेते, मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन का पीस, आयरन के पीस के ऊपर हम वायर को लपेट देते हैं और फिर उसमें से करंट जब प्रोड्यूस होता है तो वो बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ कॉइल of insulated wire bound around a piece of magnetic substance. Substance क्या है? आयरन है. ओके, which act as a magnet only as long as the current flowing in the wire. जितनी देर तक उस वायर में करंट फ्लो करेगा उतना देर तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. ओके, द मैग्नेटिक मटेरियल अराउंड विच द कॉइल इज बाउंड इज कॉल्ड द कोर. और जिस भी मटेरियल के ऊपर अपन इसको लपेटते हैं, ठीक है, जिस भी जो मटेरियल होता है, आयरन का पीस जो होता है, उसी को हम कोर कहते हैं. ठीक है, आप देखोगे आपके घर के पास आपने ट्रांसफॉर्मर्स को देखा होगा, तो उसमें भी यही मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है. कैसे? अपन क्या करते हैं, बीच में आयरन का कोर रखते हैं और उस कोर के ऊपर फिर हम बाउंड कर देते हैं किस चीज को? इसी इंसुलेटेड वायर को, जिसको वाइंडिंग कहा जाता है. ऑल्दो ये चीज थोड़ा आगे आप पढ़ेंगे, बट यही इलेक्ट्रोमैग्नेट का इफेक्ट होता है. यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है.
होता है. So the core increases the magnetic effect of the solenoid several times as we saw in the previous activity. तो यहाँ पर जो देखा था उसके कंपैरिजन में, जब अपन सोलेनाइड के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोमैग्नेट की ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि आप उसमें आयरन के पीस को रखते हो जो कि एक ऑलरेडी सब्सटेंस है मैग्नेटिक मटेरियल का. ओके, सो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसका इफेक्ट हमें दिखता है हमारे फैंस में, हमारे मोटर्स में, ठीक है, जो कि जनरली एक रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. ये कैसे करता है, जब आप थोड़ा सा 10th क्लास तक पहुंच जाएंगे ना तो आपको समझ में और ज़्यादा आ जाएगा. फिलहाल अपन ने उसका एक पार्ट पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, चलिए. सो यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ यूज होता है, तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सच एज इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक बजर्स. तो इलेक्ट्रिक बेल में भी यूज होगा, इलेक्ट्रिक बजर्स में भी यूज होता है. दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर विच फाइंड वाइड एप्लीकेशंस इन फैंस, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर. ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग हैवी आयरन पीसेस. और बहुत ज्यादा बड़े अच्छे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं, हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं, उनका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो उनका यूज किया जाता है बहुत ही हैवी सामान को लिफ्ट करने के लिए. ठीक है, चलिए. सो इसमें से एक एग्जांपल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, एक यूज जो है वो अपन पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक बेल. अब इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है भाई, थोड़ा ध्यान से देखिए इस डायग्राम को. सो इलेक्ट्रिक बेल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है. ठीक है, एक स्प्रिंग लगी है यहाँ पे, एक सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है, हैमर है, बैटरी लगा के रखी है आपने और स्विच लगा के रखा हुआ है. ठीक है, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो क्या होगा, स्प्रिंग जो है वो आपके सॉफ्ट आयरन आर्मेचर की बनी हुई है. ठीक है, अब क्या होता है कि कोई भी मैग्नेट जो है वो किस तरीके की पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, आयरन पीसेस को. ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर डायग्राम को ही देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही आप स्विच को प्रेस करते हैं, दैट मीन्स कि आपने स्विच को ऑन कर दिया. स्विच को ऑन करते साथ ही बैटरी ऑन हो गई, दैट मीन्स. तो बैटरी के ऑन होते ही करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और ये करंट फ्लो करेगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से. ये देखिए, ये करंट कहाँ से फ्लो करेगा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से. जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट से करंट प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पे क्रिएट हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ये फील्ड क्या करेगी, एक तरीके का फोर्स लगाती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स लगाती है जो कि अपनी तरफ आयरन के पीस को खींचेगी. तो इसी से क्या होगा कि ये जो सॉफ्ट आयरन का ये जो आपको आर्मेचर दिख रहा है, ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा. जैसे ही ये इस तरफ अट्रैक्ट हुआ, इस पे लगा हुआ नीचे का हैमर यहाँ लगे हुए गोंग पर जाकर के पड़ता है. ठीक है, और साउंड क्रिएट होता है. इसी कॉन्सेप्ट पर इलेक्ट्रिक बेल बेस्ड है. तो पॉइंट वाइज कैसे समझेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एन आर्मेचर एंड अ कॉन्टैक्ट एडजस्टिंग स्क्रू, अ गोंग एंड अ हैमर. इसमें ये सारी चीजें होती हैं. The armature consists of a soft iron rod mounted on a spring. ये एक स्प्रिंग के ऊपर लगा होता है ताकि स्प्रिंग से खिंचाव हो, क्योंकि अगर मान लीजिए स्प्रिंग नहीं होगी तो क्या होगा, एक बार कोई चीज आई तो वो वही की वही रह जाएगी. तो स्प्रिंग क्या करेगी, उसको वहां से जाकर के जैसे ही प्रेस आपका स्विच ऑफ होगा, वो स्प्रिंग की वजह से वापस अपनी जगह आ जाएगा. स्प्रिंग का क्या काम होगा, किसी चीज पे एक फोर्स लगाना. ठीक है, तो ये स्प्रिंग यही काम करेगी. वन एंड ऑफ द आयरन रॉड प्रेसेस अगेंस्ट द टॉप ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ एडजस्टिंग स्क्रू. ये जो आयरन रॉड है उसका एक पास जो है वो स्क्रू से कनेक्टेड है ताकि वो जैसे स्क्रू की वजह से क्या हो सके, वहां पर टाइट रह सके. ठीक है, देन when the switch is pressed on, the current flows to the electromagnet. जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप स्विच को ऑन करोगे तो करंट इससे फ्लो करेगा. It then attract the iron rod itself and causing the hammer to strike the gong. जैसे ही ये आएगा, जैसे ये इस तरफ मुड़ा तो इसके यहाँ आ जाने की वजह से ये जो चीज़ थी वो इसके ऊपर जाएगी और गोंग आपका बढ़ जाएगा. ठीक है, इस तरह से साउंड क्रिएट होगा. एट द सेम टाइम द आर्मेचर लूजेस कॉन्टेक्ट विद द स्क्रू एंड द करंट इज स्विच्ड ऑफ. ठीक है, अब ये जो स्क्रू है ये इस तरह से कनेक्टेड है यहाँ से कि इसका कॉन्टेक्ट छूट जाए और आपका जो करंट है वो बंद हो जाए. This causes the electromagnet to lose its magnetism. ठीक है, एट देखिए, एट द सेम टाइम द आर्मेचर लूजेस कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू एंड द करंट इज स्विच्ड ऑफ. अब ये स्क्रू की वजह से क्या हुआ है कि इसका कॉन्टैक्ट बना हुआ है किसके साथ, इसका कॉन्टैक्ट बना हुआ है आपके बैटरी के साथ. तो जैसे ये नीचे जाती है तो स्क्रू का कॉन्टैक्ट जो है वो टूट जाता है और
आपका जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मैग्नेटिज्म लूज कर देता है। जैसे ही वापस अपनी जगह पर जाएगी तो इसका कांटेक्ट हो जाएगा और फिर अगर कोई इसको प्रेस करेगा तो फिर ये इस पे जाएगी तो आपको आवाज सुनाई देगी। सो दिस कॉजेज द इलेक्ट्रोमैग्नेट टू लूज दिस मैग्नेटिज्म एंड द आर्मेचर स्प्रिंग्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन टू क्लोज द सर्किट वंस अगेन। द करंट फ्लोज अगेन एंड द साइकिल रिपीट इटसेल्फ टिल द करंट इज स्विच्ड ऑफ। अब ये कंडीशन क्या होती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है जब तक कि कोई उसको ऑफ ना कर दे, और इस तरह से ये जो आपका बेल है, इलेक्ट्रिक बेल, वो काम करती रहती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने क्या समझ लिया, तो भाई यहाँ पर हमने आपको समझा दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बहुत ही वर्सेटाइल है, जैसा मैंने आपसे कहा था। इसका इफेक्ट होता है केमिकली भी। तो केमिकल इफेक्ट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स एट इलेक्ट्रोड्स, गैस के बबल्स फॉर्मेशन में, डिपोजिशन ऑफ मेटल्स एट इलेक्ट्रोड्स, चेंज इन सॉल्यूशन कलर, या सबसे सिंपल अपन समझें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ देखी है आपने, किसी एक मेटल के ऊपर किसी और मेटल की परत चढ़ा देना, ये प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। तो इसमें यूज किया जाता है भाई आपने करंट का। ये करंट क्या करता है, आपके एक सॉल्यूशन को किसी और सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके, अगर आपने मान लीजिए कि ब्रास की उसमें डाली हुई है तो वो किसी कॉपर सॉल्यूशन में, तो वो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगी। कॉपर के ऊपर, मतलब ब्रास के ऊपर आप कॉपर की लेयर चढ़ा देते हो। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिपोस्टिंग और कोटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन द सरफेस ऑफ द अदर मटेरियल बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसी एक मटेरियल पर किसी और मटेरियल की लेयर चढ़ा देना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वेरी यूजफुल प्रोसेस। अब आजकल तो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो गई है। हमने हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ देखी हुई है, यूटेंसिल्स पर। अब आपने देखा होगा कि कई कई बार अपन गोल्ड का सामान नहीं लेकर के आ पाते क्योंकि कॉस्टली होता है, तो अपन कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिसपे ऊपर गोल्ड की लेयर होती है। ठीक है, आप बोलते हो ना सोने की परत है इस पर, तो भाई सोने की परत कैसे चढ़ाई जाती है, गोल्ड लेयर कैसे होती है, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से ही होती है। ठीक है, कि आपकी एक सॉल्यूशन पे इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट की वजह से आपने जो भी उसके ऊपर वो चीज़ डाली वो उस मेटल के परत उसके ऊपर चढ़ जाती है। आई बात समझ में? तो वेल ये सारे थे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ हम खत्म करेंगे हमारे चैप्टर को। फटाफट से एक रिकैप ले लेते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स रिवाइज किए और क्या क्या चीज़ें हमें बिल्कुल याद में रखनी है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसमें कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अ सर्किट डायग्राम शोन एन इलेक्ट्रिक विद अ हेल्प ऑफ द सिंबल। इस सर्किट से आप देख सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें हमने जितने भी सिंबल्स पढ़े थे सारे सिंबल्स लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू द लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ बढ़ता है ड्यू टू द प्रेशर, एक तरीके के फोर्स की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर हीट इज प्रोड्यूस। जब भी करंट जो है हीट कंडक्टर से जाएगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। डिपेंड करेगा कि किस तरीके का मटेरियल है, ये हीट ज़्यादा ये कम हो सकती है क्योंकि मटेरियल के रेजिस्टेंसेस अलग अलग होते हैं। Electrical appliances such as room heater, electric bulb or electric iron utilize the heating effect of current. They all are using the effect of utilizing current. Then a fuse is a safety device made of the conducting material which has a low melting point. It works on the principle of heating effect of current. फ्यूज़ जो है वो बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि कंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है, जिसमें जो वायर लगा होता है वो होता है टिन और लीड के एलॉय का, जो कि हीट अप होकर के बर्न होकर के करंट को सेव करता है। अ करंट फ्लोइंग इन अ वायर कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड around the wire. The strength of the magnetic field depends upon the strength of the current flowing in the wire. वायर के ऊपर से जब भी करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। जितना ज़्यादा करंट होता है उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितना थिकनेस है वायर का और क्या लेंथ है। Electromagnet consists of a coil of insulated wire bound around a piece of magnetic substance. इलेक्ट्रोमैग्नेट को याद रखिए, आयरन के पीस के ऊपर आपने वायर को लपेट करके अगर उसमें करंट प्रोड्यूस करोगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। इट एक्ट एज अ मैग्नेट ओनली एज लॉन्ग एज द करंट फ्लोइंग इन द वायर। और ये सिर्फ मैग्नेट की तरह तब तक बिहेव करेगी जब तक कि आप उसमें करंट को फ्लो कराते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉम्बिनेशन ही नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेट। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा।
Electromagnets are used in electrical bells, buzzers and in making electric motor. Very strong electromagnet are used in cranes for lifting heavy iron objects. और इसी के साथ ही हम खत्म करते हैं चैप्टर नंबर 14 का ये रिवीजन वीडियो। आई होप आपको ये रिवीजन वीडियो समझ में आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसी तरीके से हमने बहुत सारे चैप्टर्स के रिवीजन वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हैं जो आप मैग्नेट ब्रेन्स पर जाकर के देख सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे ही आप magnetbrains.com पर जाएंगे आपको इस तरीके की स्क्रीन दिख जाएगी नीचे जिसमें वन शॉट रिवीजन और क्लासेस लिखे हैं। वन शॉट रिवीजन को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये विंडो दिखेगी जिसमें आपको हर क्लास के वन शॉट वीडियोस दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप 7th क्लास को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही 11th क्लास को सिलेक्ट करेंगे वीडियो सारे सब्जेक्ट्स दिखना चालू हो जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करते साथ ही उसका वीडियो ओपन हो जाएगा उस चैप्टर का। पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आएगा, तभी आपको पूरा रिवीजन मिलेगा। अगर आप वीडियो देख लें, आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और इसे शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ और उनके साथ भी जो कि किसी और क्लास में है, क्योंकि हमारे पास 100% फ्री क्लासेस हैं किंडरगार्टन से क्लास 12th। सभी के वन शॉट वीडियोस, सभी के लिए NCERT सॉल्यूशंस, एग्जाम्पलर सॉल्यूशन हर क्लासेस का है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे अगर फील्ड के हैं CBSE कोर्सेज का भी सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर्ड हैं, तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को देखिए, इसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।